Hello friends, Assalamu alaikum. I am Dr. Shamim Ahmed. Welcome to my channel, The Sarcastic Teacher. And today we are going to discuss 6th unit of AMES, Advanced Microcontroller and Embedded System, which is an elective subject for third year electrical engineering in SPPU Pune University. So this is the last video for this syllabus. Okay, in our last video we discussed all the topics of Unit 5, and today we are going to complete our whole Unit 6. As you already know, in Unit 6 we have serial communication protocols like SPI and Modbus, and before that we also have one more topic that we will also cover. So without delaying any further, start करने से पहले बस इतना कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग फाइनल वीडियो जो होगी इस सीरीज की वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने प्रोग्राम्स पूछे गए हैं उन सब की प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप टोटल अभी तक मैं इसकी 6 वीडियोस डाल चुका हूँ, 6 वन शॉट्स हैं, जिसमें एंड सेम के लिए 4 वन शॉट्स है, यूनिट 3, 4, 5 और ये 6 के लिए ये वाली वीडियो होगी। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो ले लेंगे जिसमें टोटल हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको आप करके जाते हैं तो मोस्टली 90% से ज्यादा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप के हमारे पास कम्युनिकेशन होते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन बात हो रही है डिजिटल कम्युनिकेशन की, जो हम लोग डेटा इधर से उधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें डेटा ट्रांसमिशन की, तो हमारे पास 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल पैरेलल में आपने पहले भी लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन में हम लोग डेटा बिट बाय बिट भेज रहे हैं। पहले 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा। टोटल बिट हमारे पास कितने बिट का होता है? डेटा डिपेंड करता है कितने भी बिट का हो सकता है ना। वो तो हम लोग डेटा अगर हमारे पास कैरेक्टर है तो 8 बिट का होगा, है ना, और अगर वर्ड है तो 16 बिट का होगा। डिपेंड करता है तो डेटा कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर आप ये जो माइक्रो कंट्रोलर जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, पिक हो चाहे 8051 हो, तो उसमें ज्यादातर हमारे पास पोर्ट जो होती है वो 8 बिट की होती है ना। तो ज्यादातर डेटा जो होता है हमारा वो 8 बिट का होता है। अच्छा, मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर होता है, तो ये भी याद होगा आप लोगों के, 1 मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट डेटा हमारा स्टोर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पैरेलल हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 बाइट या 8 बिट डेटा हम लोग को साथ में जो है सेंड करना चाहिए। तो पैरेलल ट्रांसफर में हम लोग क्या करते हैं कि 8 बिट का डेटा हम लोग एक साथ सेंड कर रहे हैं, और सीरियल में हम लोग बिट बाय बिट, एक लाइन होगी सिर्फ हमारे पास, उसी में हम अपने डेटा को एक एक बिट करके 8 बिट का डेटा हम लोग सेंड कर रहे होंगे। समझ में आया सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? पैरेलल में हम लोग सारे बाइट्स एक साथ भेज रहे हैं, सारे बिट्स, all bits are going simultaneously, and in serial communication all bits are going bit by bit, one by one, all bits are going on a single line। ठीक है, समझ में है सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या है। अच्छा, इन दोनों में से बेटर कौन होगा? कम्युनिकेशन कौन सा बेटर होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, सस्ता भी पड़े। अच्छा, सस्ता इन दोनों में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली सीरियल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वायर पे हमारा डेटा जा रहा है। यहाँ पे 8 वायर्स पे डेटा जा रहा है, 8 वायर पे डेटा जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली 8 टाइम्स तो इंक्रीज कर ही जाएगा, 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, उसके अलावा ये कि फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंस पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर का आपस में जो माइक्रो कंट्रोलर का जो इसके पेरिफेरल से कनेक्शन होता है, जैसे टाइमर है उसके अंदर या और जितनी भी चीजें हैं, जिपिक में हमारे पास एडीसी है, तो इंटरनल कनेक्शन जो होते हैं वो हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं उसके लिए। और जो एक्सटर्नल कनेक्शन होते हैं ज्यादातर, जो जहाँ पे हमें डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, वहां पे हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, यही तो है। तो करते क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन को इतना फास्ट बना दें कि पैरेलल के बराबर हो जाए, और स्टिल क्योंकि हम लोग एक ही लाइन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सस्ता ही रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि चैनल कैसा है हमारा। तो उसमें हमारे पास 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है सिंपल यानी वन वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स यानी बाय डायरेक्शनल बट वन वे एट अ टाइम। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करेगा। तो ये डिपेंड करता है चैनल कैसा है हमारा, मतलब ये एक्चुअली कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ये चैनल हमारा सिर्फ एक सिंगल साइडेड है, तो एक ट्रांसमीटर होगा और बाकी एक जगह रिसीवर होगा, या ज्यादा रिसीवर भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो सिंप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन है, ये कहाँ काम करता है? ये काम करता है सारा ब्रॉडकास्टिंग में। जैसे आप रेडियो सुनते हो अगर,
है ना, अगर आप एफएम सुन रहे हैं, एएम सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी को आपने मैच किया, आप रिसीव कर रहे हैं। क्या आप डेटा वहां वापस भेज सकते हैं? क्या आप रेडियो स्टेशन में डेटा वापस भेज सकते हैं? नहीं ना। या सॉरी, या आपके पास जो है टीवी है, अगर टीवी में कोई डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है तो हमारे पास डेटा सिर्फ आ रहा है, हम वापस भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। तो ऐसे ही वो वन वे कम्युनिकेशन है, चैनल से जो आ रहा है, तो वो हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या है? हाफ डुप्लेक्स में हम लोग डेटा एक बार में एक तरफ भेजा जा सकता है। जैसे कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आपका होता है वॉकी टॉकीज में, है ना, क्या हमने अगर एक तरफ से आदमी बोल रहा है, पुलिस के जो वायरलेस रिसीवर्स होते हैं, तो उसमें रिसीव हो रहा है जब तक, तब तक तो ठीक है। जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो फिर आप रिसीव नहीं करेंगे। एक बटन होता है ना वॉकी टॉकी में, उसको दबा के बोलना होता है कि हम यहाँ पर पहुंच गए, ओवर। ओवर का मतलब ये है कि ठीक है, मेरी बात खत्म हो गई, अब आप बोल सकते हैं। तो ओवर कहने के बाद हम बटन छोड़ देंगे, यानी कि अब हमने अपना बात हमारी खत्म हो गई। तो जैसे ही हम बटन छोड़ देते हैं, वैसे ही हमारा डिवाइस रिसीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहां से वो जो बोलेंगे वो हम लोग को सुनाई देगा। समझ में आया? तो ये इस टाइप का हमारे पास स्विच लगा हुआ होता है। जब हमने इसने स्विच को हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ऊपर हो गया, तो हमारा हम ट्रांसमीटर हो गए, और जो दूसरा एंड है वो रिसीवर हो जाएगा। और जब हमने स्विच को छोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा वापस, तो हम रिसीवर हो जाएंगे, और जो अगला जहां से आ रहा है डेटा वो ट्रांसमीटर हो जाएगा। समझ में आया? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? और फुल डुप्लेक्स है बाई डायरेक्शनल ऑल द टाइम, कि एक ही टाइम में डेटा आ भी रहा है, जा भी रहा है, जैसे कि हमारी फोन कॉल्स होती है, या हम लोग जो क्या कह सकते हैं उसको, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास फुल डिस्क में, मतलब मोबाइल में डेटा चला रहे हैं हम लोग, वो फुल डुप्लेक्स मोड में हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आया? ये तीन तरीके, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसलिए मैंने कलर कोडिंग रखी है कि यहाँ पे ब्लैक वाला ये सिंप्लेक्स को शो कर रहा है, ये हाफ डुप्लेक्स है, और फुल डुप्लेक्स में हमारे पास ट्रांसमीटर रिसीवर साथ में काम कर रहे होंगे, डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा होगा और रिसीव भी हो रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास सीएल पोर्ट की जो हमारा पिक है हमारे पास, इसमें दो टाइप की सीएल पोर्ट होती है हमारे पास। एक तो होती है नॉर्मल यूआरटी वाली सीएल पोर्ट, जो कि हमारे पास आरएक्स और टीएक्स वाली पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर एक एसपीआई वाली और I2C मोड, मतलब एमएसएसपी, एक हमारे पास एसएसपी सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट होती है हमारे पास, वो एक अलग से होती है। तो उसमें हमारे पास एसडीओ, एसडीआई और एससीएल एक हमारे पास होगी पिन, वो हम लोग यूज करते हैं। उसमें कम ये वाली एससीएल, RC3, RC6 और RC3, RC4, RC5, ये तीन पिन हमारी यूज होती हैं एसपीआई और I2C कम्युनिकेशन में, मतलब जो हमारा सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट के लिए। ये दोनों ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि जो हमारा यूआरटी है ना, यूआरटी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 8051 में। यूआरटी में क्या होता है, याद है? यूआरटी की सबसे बेसिक वो क्या है डेफिनेशन, कि हमारे पास वहां पे एक स्टार्ट बिट होगी 0 वाली, एक स्टॉप बिट होगी 1 वाली, और बीच में 8 बिट का डेटा होगा, या 9 बिट का डेटा भी हो सकता है अगर हम लोग 9 बिट प्रोग्रामेबल मोड यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वही यूआरटी हमारे पास यहाँ पिक के अंदर भी है। तो उस यूआरटी में इसमें हमारे पास यूएसएआरटी कह दिया इसको हमने, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। वहां पे भी हमारे पास सिंक्रोनस मोड भी था ना यूआरटी का, जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो क्लॉक थी माइक्रो कंट्रोलर की, उसी को यूज कर रहे थे डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है एसोसिएटेड विद यूएसएआरटी। इसमें टोटल 6 रजिस्टर है, 6 एसएफआर हमारे पास सीरियल पोर्ट, यूआरटी वाले सीरियल पोर्ट के लिए हैं पिक में। और जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। पिछले 2 एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोग्राम लिखने के लिए, तो वो इसी यूएसएआरटी वाले पोर्ट से ही आए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एसपीबीआरजी रजिस्टर, ये हमारा बॉड रेट जनरेशन के काम आता है। बॉड रेट भी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था 8051 वाली वीडियोस में। अच्छा, शायद वो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था। खैर बहरहाल आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा कि बॉड रेट क्या होता है, कि हमें दो जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं उनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों की, है ना। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कहते हैं बॉड रेट, कि क्या किस स्पीड से हमारा डेटा जा रहा है ना। 45 बिट्स पर मिनट 45 बिट्स पर सेकंड जा रहा है, 60 बिट्स पर सेकंड जा रहा है, जो भी है, जो भी डेटा रेट है उसका, तो उसको हम लोग बॉड रेट कहते हैं। तो ये जो एसपीबीआरजी रजिस्टर है ये बॉड रेट जनरेशन का काम करता है। ये डिसाइड करता है कि हमारा जो बॉड रेट होगा वो कितना होगा। उसके लिए हमारे पास पूरा फॉर्मूला अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर हमारे पास एक टीएक्सआरडीजी रजिस्टर है, ये ट्रांसमिशन रजिस्टर है, कि जब भी हमें कोई डेटा भेजना है तो हम इस रजिस्टर में रखेंगे, वो फिर वहां से जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आरसीआरडीजी रजिस्टर है, कि जब भी डेटा रिसीव होगा तो वो कहां रिसीव होगा, आरसीआरडीजी रजिस्टर में रिसीव होगा। ठीक है, तो इस वाले रजिस्टर से हम लोग डेटा रिसीव करेंगे। जब भी डेटा रिसीव होगा यहाँ पे आएगा, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जब भेजना है हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से वो बिट बाय बिट चला जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली पूरा रजिस्टर में एक रजिस्टर में हम लोग पूरा डेटा पुट कर देते हैं 8 बिट का। फिर वहां से जो सीरियल पोर्ट है अपने आप उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा के बिट बाय बिट करके हमारे डेटा को सेंड कर देती है। ठीक है, फिर हमारे पास TXST है, ये हमारा ट्रांसमिशन स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर।
transmission status and control register. This register is used to select synchronous, asynchronous mode and data framing size. डेटा फ्रेमिंग साइज वही मैंने भी बताया कि या तो 8 बिट का डेटा होगा और एक उसमें स्टार्ट बिट होगी, एक उसमें स्टॉप बिट होगी, या फिर 9 बिट का डेटा होगा, एक स्टार्ट बिट होगी, एक स्टॉप बिट होगी। ठीक है, टोटल या तो 10 बिट का टोटल पैकेज होगा या टोटल 11 बिट का पैकेज होगा। सही है, तो ये हो गया हमारा TXST रजिस्टर। सेम वे में हमारे पास RCST रजिस्टर होगा। यहाँ पे ये अनेबल RCST रजिस्टर में एक बिट होती है SPEN, सीरियल पोर्ट अनेबल बिट। अगर वो बिट 0 है तो हम इस सीरियल पोर्ट को यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर RCST में SPEN बिट जो है वो 0 है तो हम सीरियल पोर्ट हमारी ऑफ हो जाएगी, हम सीरियल पोर्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर PIR1 रजिस्टर जो है फाइनल, PIR1 रजिस्टर याद है इसमें क्या होता था? PIR1 रजिस्टर में क्या होता था? पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर। हाँ, इसमें सारे के सारे इंटरप्ट फ्लैग होते थे। तो अब हम लोग या तो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा तो भी एक फ्लैग होगा, जनरेट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। और ऐसे जब रिसेप्शन कंप्लीट होगा, डेटा हमारे पास पूरा रिसीव हो गया, तो भी हमें इंटरप्ट चाहिए ना, तभी तो हम उस डेटा को उठा के रखेंगे, वरना हम वेट ही करते रहेंगे कब ये कंप्लीट होगा कब नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास दोनों के लिए फ्लैग है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि डेटा हमारा कंप्लीटली ट्रांसमिट हो गया है, कंप्लीटली रिसीव हो गया। वो फ्लैग कहां पर है? वो फ्लैग है हमारे पास PIR1 रजिस्टर में। ठीक है, PIR1 रजिस्टर हमारा फ्लैग कंटेन करता है दोनों, रिसीव का भी और ट्रांसमिट का भी। फिर बॉड रेट की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो देखो एक्चुअल जो हमारे पास ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है, जो बाहर हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा रखा है, ये पता है आप लोग को अभी भी कि डिवाइड बाई 4 होता है, तब जाके मशीन फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जो भी हमने क्रिस्टल लगाया 8051 में डिवाइड बाई 12 होता था, पिक में डिवाइड बाई 4 होता है। ठीक है, तो वो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जो है वो यहां से डिवाइड बाई 4 होके आ रही है, प्लस ये जो हमारा UART है ये उसको और डिवाइड बाई 16 करता है। ठीक है, तब जाके वो UART की फ्रिक्वेंसी बनती है, UART की जो मेन फ्रिक्वेंसी है वो। अब उस फ्रिक्वेंसी से, जो UART की फ्रिक्वेंसी है, उससे हम लोग फिर बॉड रेट जनरेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें डिजायर्ड बॉड रेट चाहिए वो डिपेंड करेगा SPBRG की वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे, हमें क्या होगा, हमें तो एग्जाम में ये दिया होगा कि भाई डिजायर्ड बॉड रेट इतना है, आपको ये कैरेक्टर ट्रांसमिट करना है इतने बॉड रेट पे। ठीक है, तो ये बॉड रेट हमेशा हमारे पास होता है, या नॉर्मल भी रियल लाइफ भी अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं और आपको कम्युनिकेशन करना है, तो ये क्लियर होता है कि भाई ये जो डिवाइस है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कितने बॉड रेट पे चल रहा है ना। तो बॉड रेट हमें पहले से पता होता है कौन सा बॉड रेट हम लोग को यूज करना है। तो उस बॉड रेट को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ डिजायर्ड बॉड रेट रखते हैं, या FOSC जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और यहाँ हमने रखा 16, जो कि 4 यहाँ पर है, 16 है, 16 4 था 64, ये हमने 64 रख दिया। तो SPBRG की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितना डेटा या कितना वैल्यू हम लोग को इस रजिस्टर में रखनी है, जिससे कि हमें ये वाला डिजायर्ड बॉड रेट अचीव हो जाए। ठीक है, और ये -1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास SPBRG की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। फिर आता है हमारे पास TXST रजिस्टर, ट्रांसमिशन स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से देखें CSRC, ये हमारे पास क्लॉक सोर्स सेलेक्ट। ठीक, कि हमारा क्लॉक सोर्स कहां से आएगा। अगर असिंक्रोनस हम लोग यूज कर रहे हैं, UART असिंक्रोनस मोड में यूज कर रहे हैं, तो हमें क्लॉक सोर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंक्रोनस मोड यूज कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि आप दे रहे हैं क्लॉक या ले रहे, मतलब अगर मैं स्लेव हूं, कोई और डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, वो उसकी रिक्वेस्ट आई मेरे पास और मुझसे वो कह रहा है कि भाई आप डेटा मुझे दीजिए, है ना, तो भी मतलब क्लॉक तो वही प्रोवाइड करेगा। उसने कहा ठीक है एड्रेस बता दे, हमने डेटा उसके ऊपर रख के भेज दिया, या उस वहां से डेटा ही आ रहा है डायरेक्ट, तो मुझे रिसीव करना पड़ेगा, तो मुझे भी मतलब सिंक्रोनस मोड में क्लॉक भी वहीं से प्रोवाइड हो। ठीक है, तो अगर सिंक्रोनस मोड में हम लोग काम कर रहे हैं तो 1 हमारा मास्टर मोड है, यानी कि हम लोग अगर ये 1 है तो इसका मतलब हम मास्टर की तरह वर्क करें, हम क्लॉक भी प्रोवाइड कराएंगे, डेटा भी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हम लोग 0 स्लेव मोड में यूज कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्लॉक हमें लेनी है, ठीक है, और डेटा भी हम लोग को लेना है, रिसीव करना है, या डेटा का ट्रांसमिट भी करना पड़ सकता है। जैसे हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को मेमोरी के साथ में अगर हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं मेमोरी के साथ में, या रियल टाइम क्लॉक है या कोई और चीज है उसके साथ हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो डेटा हम वहां से लेंगे उसमें से। ठीक है, तो क्लॉक हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, डेटा वहां से आ रहा है, और मेमोरी को क्या लग रहा है, क्लॉक भी बाहर से आ रही है और डेटा मुझे देना, इस टाइप से हम TX 9 बिट, जब हम लोग 9 बिट ट्रांसमिशन अगर हम लोग को यूज करना है तो फिर हम लोग इसको 1 कर देंगे। अगर हमने इसको 1 कर दिया तो अब जो है एक स्टार्ट बिट होगी, फिर 8 बिट का डेटा होगा और 9th बिट एक अलग से लगेगी। वो 9th बिट कहां से आएगी, वो 9th बिट इस वाली जगह से आएगी, TX 9D, है ना। ये जो बिट है यहाँ पे हमें उस बिट को देना होगा, तो 0 या 1, वो बिट हम लोग यहाँ से रखें। तो अगर ये 1 है तो 8 बिट का डेटा हमारा आएगा TX REG रजिस्टर से, और 1 बिट आएगी हमारी यहां से, और लास्ट में एक स्टॉप बिट लग जाएगी 1। और अगर ये 0 है तो सिर्फ 8 बिट का डेटा TX REG रजिस्टर से आएगा, और आगे स्टार्ट बिट 0 और लास्ट में स्टॉप बिट 1 लग के वो सीरियली ट्रांसमिट हो जाएगा हमारी RX पिन से।
ठीक है। फिर हमारे पास है TXEN, TXEN यानी ट्रांसमिशन अनेबल बिट। जब 1 होगा तो ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, 0 होगा तो ट्रांसमिशन हम लोग बंद कर देंगे उसको, ठीक है। सिंक मतलब ये सिंक्रोनस मोड है, ठीक है। USARD मोड सेलेक्ट बिट, अगर ये 1 है इसका मतलब सिंक्रोनस मोड यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर 0 है इसका मतलब हम लोग असिंक्रोनस मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर BRG बिट होती है, BRG हमारी हाई बॉड रेट सेलेक्ट बिट होती है। ये करती है उसको जस्ट 4 टाइम्स डबल कर देती है बॉड रेट को। अगर हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो ये क्या करेगा कि ये उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर 1 है तो इसका मतलब हाई स्पीड बॉड रेट जनरेट हो रहा है, 0 है तो इसका मतलब लो स्पीड, 0 मतलब नॉर्मल, 0 का मतलब जो नॉर्मल स्पीड है हमारी वही। जैसे ये वाला जो है BRGH 0 के लिए, जब हमारी वो BRGH बिट 0 है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वहां लिखा है कि हाई स्पीड मोड यूज करना है या हाई बॉड रेट मोड यूज करना है, तो अब ये वाली जो बिट है हमारी BRGH ये हो जाएगी 1, और यहाँ पे बजाय 64 के ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 बजाय 64 के। फिर हमारा ये हो जाएगा SPBRG रजिस्टर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी FOSC डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय डिजायर्ड बॉड रेट, और यहां से -1। ये हो जाएगी हमारे पास when BRGH जो बिट है हमारी इज इक्वल टू 1। जब ये 1 है तो ये, और ये कब है? when BRGH इक्वल्स टू 0, ठीक है। और BRGH बिट कहां पर है हमारे पास? TXST रजिस्टर में। तो TXST रजिस्टर में जो हमारे पास BRGH बिट है वो डिफाइन करेगी कि हमारा बॉड रेट फास्ट मोड में चलेगा या स्लो मोड में चलेगा। फिर हमारे पास TRMT है। देखो TRMT बिट को समझने के लिए आपको ट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखो ये हमारा ट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर है। ट्रांसमीटर के स्ट्रक्चर में मेन जो हमारा रजिस्टर है वो TSR रजिस्टर होता है। ये हार्ट ऑफ ट्रांसमीटर है, या रिसेप्शन भी कह सकते हैं, ये हार्ट ऑफ सीरियल पोर्ट है। क्या होगा कि हमारा TXRG रजिस्टर से पूरा का पूरा 8 बिट कैरेक्टर TSR रजिस्टर में जाता है। यहाँ इस रजिस्टर में ये मतलब एक स्टार्ट बिट लगाता है 0 और एक स्टॉप बिट लास्ट में लगाएगा, जो भी लगाना है इसको। MSB जो है ये डिपेंड करता है। TX9D अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो 9 बिट ट्रांसमिशन हमारे पास यहाँ से 9th बिट यहाँ से आएगी, वरना वो स्टॉप बिट हमारी 9 बिट होगी, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं भी होगा, देखो हमने 8 बिट कैरेक्टर यहाँ डाला TSR रजिस्टर में, इसने क्या किया, एक स्टार्ट बिट लगाई 0, और यहां से इसको एक एक करके यहां से निकालना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट है 9वीं बिट है, 8 बिट कैरेक्टर है, 9th बिट जो है वो या तो स्टॉप बिट होगी, और अगर हमने यहाँ पे 9 बिट ट्रांसमिशन अनेबल कर रखा है 1, तो फिर 9th बिट हमारी यहां से आएगी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ देखा TX9 अगर ये अनेबल है तो TX9D जो है वो यहाँ पे जाके मतलब प्लेस हो जाएगी। अगर ये 90 हमने 1 कर रखा है तो अगर ये 0 है तो 0 जाएगा, 1 है तो 1 यहाँ पर जाके चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने 90 डिसेबल कर रखा है तो यहाँ से हमारे पास नहीं आएगी कोई बिट, और सिंपल ये 1 हमारी एक स्टॉप बिट लग के चली जाएगी। TXN यहाँ से क्लॉक जा रही है इसके ऊपर, जब ये ट्रांसमिशन हम अनेबल करेंगे तो हमारे यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा TSR रजिस्टर है। तो TSR रजिस्टर में से बिट बाय बिट डेटा जा रहा है यहाँ से। जब ये खाली हो जाएगा, जब TSR रजिस्टर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो बिट है TRMT ये 1 हो जाएगी। ये होती है कहाँ गया, ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर स्टेटस बिट। अगर ये 1 है इसका मतलब वो हमारा एम्प्टी हो गया, अगर ये 0 है इसका मतलब TSR हमारा फुल है। समझ में आई बात? नहीं, ये इंटरप्ट फ्लैग नहीं है, इंटरप्ट फ्लैग नहीं है। ये नहीं बता रहा कि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ इस रजिस्टर का स्टेटस बता रहा है। ये सिर्फ इस रजिस्टर का स्टेटस बता रहा है कि ये रजिस्टर खाली है, भरा हुआ है। क्यों बता रहा है? एक्चुअली TXIF का भाई होता है। TXIF देखो यहाँ पे होता क्या है, ट्रांसमिशन में हमारे पास डबल बफर्ड अरेंजमेंट होता है। डबल बफर्ड अरेंजमेंट का मतलब है कि हम लोग डेटा डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग डेटा डालते हैं यहाँ पर। फिर चलो ये लिखा हुआ है, देखो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। The TXIG register is loaded with data in software. The TSR register obtains data from TXREG, adds start and stop bit and starts transmitting the bit serially. यहाँ से डेटा लेता, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड किया इसने, और फिर धीरे धीरे इसको मतलब बिट बाय बिट ट्रांसफर करना शुरू किया। ओनली द TXIG रजिस्टर ट्रांसफर डेटा टू TSR रजिस्टर। सिर्फ जो है TXREG से यहाँ डाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम लोग डेटा भी नहीं डाल सकते, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा। कब जाएगा? जैसे हम इसमें डेटा डालेंगे फौरन चला जाएगा इसके अंदर। अगर ये खाली है तो, अगर ये खाली है तो जैसे हमने इसके अंदर डेटा डाला फॉरन ये डेटा इसके अंदर अपने आप कॉपी हो जाता है, ठीक है। द TXREG रजिस्टर इज एम्प्टी एंड फ्लैग TXIF, जो हमारा TXIF फ्लैग है वो 1 हो जाता है, जो इंटरप्ट फ्लैग है हमारा। तो एक्चुअल में इंटरप्ट फ्लैग कब 1 हो रहा है? जो हमारा डेटा यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? ये हमें बताता है कि TXREG रजिस्टर खाली हो गया, हमें अगला डेटा दे दो, ठीक है। ये जो फ्लैग है वो क्या बता रहा है कि आपने जो डेटा दिया था वो खाली हो गया, मतलब ये रजिस्टर हमारा खाली है, आप अगला डेटा दे सकते हैं हमें। तो क्या होगा, जैसे मैंने फर्स्ट डाला तो फर्स्ट तो डालते ही कॉपी हो जाएगा, तो फौरन TXIF 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं सेकंड इसके अंदर डालूंगा डेटा TXREG रजिस्टर में, तो अभी ये वाला TSR रजिस्टर हमारा पुराना डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो अब डालने के फौरन बाद यहाँ कॉपी नहीं होगा,
पहले ये ट्रांसफर करेगा, इसको पहले ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद फिर इससे लेगा डेटा दूसरा। जैसे ही दूसरा डेटा लेगा फिर से यहाँ से यहाँ कॉपी होगा और यहाँ से ट्रांसमिट करना शुरू करेगा और वहां पे हमारा फिर से TXIF हो जाएगा 1। तो हमें पता चल जाएगा दूसरा डेटा भी जा रहा है, अब हमें तीसरा डेटा देना है। लेकिन लेकिन अब हमारा डेटा हो गया खत्म, मान लो 3 बाइट के बाद 4 बाइट के बाद हमारा डेटा खत्म हो गया, अब हमें कोई डेटा नहीं डालना है इसके अंदर। तो हम क्या, अगर हम सिर्फ इंटर फ्लैग को देखेंगे तो हम सोचेंगे क्या कि अच्छा ये इंटर फ्लैग आ गया, इसका मतलब मेरा डेटा ट्रांसमिट हो गया। लेकिन क्या डेटा ट्रांसमिट हो गया अभी हमारा? नहीं, अभी तो डेटा हमारा TXREG रजिस्टर से TSR में आया है, अभी ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हमें ये लगे कि हमने तो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो गया, TXREG रजिस्टर खाली है और हमने अपना माइक्रो कंट्रोलर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये TRMT बिट है ना, कि इसको लास्ट डेटा के बाद हम लोग इसको मॉनिटर कर लेते हैं कि भाई ये 1 हो गई या नहीं हो गई। अगर ये 1 हो गई इसका मतलब हमारा लास्ट बाइट भी ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अगर ये 0 है अभी, इसका मतलब ये 1 नहीं, यानी कि अभी जो हमने लास्ट बिट दी है, इंटरफ्लैग हमारे पास आ गया, ठीक है, वो हमारा डेटा TSR में चला गया, लेकिन अभी डिवाइस से बाहर नहीं गया। तो फिर हम लोग उतना टाइम तक वेट करेंगे ताकि वो भी डिवाइस से बाहर चला जाए, मतलब ट्रांसमिशन हमारा कंप्लीट हो जाए। समझ में आई बात, क्या सिग्निफिकेंस है इस TRMT बिट की? ठीक है, TS90 हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, कि वो 9th बिट जो है वो जाने के लिए वो हमारे पास SPBRG BRGH is equal to 1 then FOSC divided by 16 multiplied with desired baud rate minus 1। वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा RCST रजिस्टर, रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। इसमें जो मैं बता रहा था कि सबसे पहली बिट है हमारे पास SPEN, अनेबल सीरियल पोर्ट बिट। अगर ये बिट हमारी 1 नहीं है तो कुछ भी करते रहिए आप, आपकी सीरियल पोर्ट काम ही नहीं करेगी, चाहे कितना ही TXREG में डेटा आप डाल लीजिए, चाहे आप इंटरफ्लैग को अपने हाथ से भी बंद कर लीजिए, तब भी जो है वो डेटा नहीं जाएगा, सीरियल पोर्ट काम ही नहीं करेगी, बंद हो जाती है सीरियल पोर्ट। क्यों है ये इसलिए है कि जब हम सीरियल पोर्ट का यूज नहीं कर रहे, सीरियल पोर्ट एक अलग से पेरिफेरल है ना हमारे पिक में, तो जब हम सीरियल पोर्ट का यूज नहीं कर रहे तो हम उसको पावर क्यों दें? इसीलिए हमने यहाँ पर बिट यूज करी है कि अगर सीरियल पोर्ट हमारी यूज नहीं हो रही है तो हम उसकी पावर ऑफ कर सकते हैं। सही, तो ये 0 है तो सीरियल पोर्ट डिसेबल है, 1 है तो सीरियल पोर्ट अनेबल है। RX9 ये है रिसीवर रिसेप्शन ऑफ 9 बिट अनेबल बिट। अगर हम लोग 9 बिट रिसेप्शन मोड यूज कर रहे हैं, जैसे हमने अगला अगर ट्रांसमिट करा 9 बिट तो हमें भी तो 9 बिट रिसीव करनी पड़ेगी ना, हम 8 बिट में तो नहीं चल पाएंगे फिर, क्योंकि वरना तो प्रॉब्लम होगी वहां पे। तो अगर अगला हमारा 9 बिट भेज रहा है तो हम यहाँ पर रिसीवर से 9 बिट मोड में यहाँ पे 1 करेंगे तो एंटर हो जाएंगे। फिर जब डेटा आएगा तो 8 बिट तो चले जाएंगे हमारी RCREG रजिस्टर में, है ना, रिसीवर रजिस्टर, ये रहा RCREG रजिस्टर। जब डेटा आएगा तो 8 बिट चली जाएंगे RCREG रजिस्टर में, और वो जो 9th बिट है वो हमारे पास आएगी RX90 यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास इस वाले में आ जाएगी। फिर हमारा सीरियल रिसेप्शन अनेबल बिट है, जैसे हमारा ट्रांसमिशन अनेबल था ऐसे यहाँ पे ये वाला सीरियल रिसेप्शन अनेबल बिट है। जब हम इसको 1 करेंगे तब हमारे पास डेटा आना शुरू होगा, डेटा हम लोग रिसीव करना शुरू करेंगे, और उसके बाद ये अपने आप से 0 हो जाती है। असिंक्रोनस मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल रिसीव अनेबल, अच्छा सिंगल रिसीव अनेबल बिट हमारे पास है। अगर असिंक्रोनस मोड में कोई फर्क नहीं है, चाहे जैसा भी हो, कि वो तो असिंक्रोनस मोड में क्या होता है, असिंक्रोनस मोड में स्टार्ट बिट आती है और स्टॉप बिट आती है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लोग स्टार्ट बिट आई, क्योंकि वो असिंक्रोनस हमेशा बाइट 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 ही डेटा भेजता है, हर बाइट के साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट होगी, तो उसमें हमें सिंगल और मल्टीपल रिसेप्शन का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हर डेटा हमारा सिंगल सिंगल रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस मोड में क्या होगा कि अगर हमें एक ही बाइट रिसीव करनी है तो हमने इसको 1 कर दिया, तो बस सिंगल रिसीव लेगा, एक बाइट रिसीव करेगा और फिर खत्म कर देगा अपना कम्युनिकेशन। 0 डिसेबल सिंगल रिसीव मोड, इसमें क्या होगा, जब हमारा जब भी रिसेप्शन कंप्लीट होगा तब ये 0 हो जाती है अपने आप, डिसेबल सिंगल रिसीव मोड, यानी कि अब हमें रिसीव नहीं करनी है डेटा, तो अपने आप से 0 हो जाता है, तो रिसीव नहीं होगा। फिर हमारे पास है CREN बिट, CREN मतलब कंटिन्यूअस रिसेप्शन अनेबल बिट। इसमें हमारे पास दोनों मोड है, असिंक्रोनस मोड में हमारा अनेबल हो जाएगा कंटिन्यूअस रिसीव मोड, यानी कि एक के बाद एक हमारा डेटा, एक डेटा हमने रिसीव किया फिर अगला डेटा, मतलब इसमें अगर ये 1 है असिंक्रोनस में, तो जैसे जब ये 1 होगा तो डेटा रिसीव होगा, और अगर ये 0 होगा तो हम रिसीव नहीं करेंगे। समझ आई बात, मतलब ठीक है, बाहर से कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे लेकिन हम लोग नहीं रिसीव करना चाह रहे, हमारी मर्जी, हम कॉल नहीं उठाना चाह रहे, ठीक है। तो अगर हमने इसको 0 कर रखा है तो बाहर से कोई डेटा भेजेगा तब भी हम लोग रिसीव नहीं करेंगे। अगर हमने 1 कर रखा है तो हम लोग डेटा रिसीव करेंगे असिंक्रोनस मोड में। सिंक्रोनस मोड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस मोड मास्टर में SREN जो हमारा था, जब हम लोग मास्टर की तरह यूज करें तो हम लोग सिंगल रिसीव, मतलब एक ही डेटा चाहिए में हम लोग तब यूज करें। अब इसमें क्या होगा, CREN अगर हमने अनेबल कर रखा है, ये 1 कर रखा है, तो फिर हम लोग सिंक्रोनस मोड में ये कंटिन्यूअसली हमारे पास आता रहेगा डेटा, ठीक है। सिंक्रोनस अगर हमने इसको 1 करा कंटिन्यूअस रिसेप्शन अनेबल में, तो अब हम लोग जब तक इसको 0 नहीं करेंगे तब तक बाइट बाई बाइट
मतलब एक बाइट रिसीव होगी, दूसरी बाइट रिसीव होगी, धड़ाधड़ डेटा हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो रिसीव करता रहेगा जब तक ये 1 है। जैसे ये 0 हो जाएगा फिर ये कंटिन्यूस रिसेप्शन मोड में नहीं रहेगा, फिर एक बाइट रिसीव करके बंद हो जाएगा। फिर आपको दूसरी बाइट चाहिए, फिर से आप इसको बंद करिए, फिर तीसरी बाइट चाहिए, फिर से इसको आप बंद करिए, ऐसा रहेगा वहां पे। ठीक है। फिर एड्रेस अनेबल बिट है हमारे पास, एड्रेस डिटेक्शन अनेबल बिट एडीएन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास असिंक्रोनस मोड में तो 9 बिट जो 9th बिट है हमारे पास RX इक्वल टू 9 अनेबल एड्रेस डिटेक्शन, मतलब ये करेगा ठीक है आपको, या इसको कह सकते हैं एरर चेकिंग कह सकते हैं, एड्रेस डिटेक्शन कह सकते हैं। जैसे हमने 9th बिट अगर 1 है तब तो ये चलेगा, 0 है तो ये नहीं चलेगा। तो अगर हमने इसको 1 कर दिया एड्रेस डिटेक्शन अनेबल बिट, तो ये एड्रेस डिटेक्शन अनेबल करेगा। तो अब अनेबल करने में हमारे पास अनेबल इंटरप्ट्स एंड लोड द रिसीवर बफर व्हेन RSR 8 इज सेट। जब हमारी ये वाली बिट जो है ये जब 1 आएगी तब तो ये इंटरप्ट जनरेट करेगा। इसने डेटा रिसीव किया, देखो एड्रेस अनेबल बिट हमने 1 कर रखी है, तो अब क्या होगा, डेटा आएगा 8 बिट का, वो इसने रिसीव किया, ठीक है। फिर ये 9th बिट को चेक करेगा, अगर 9th बिट 1 है तब तो ये इंटरप्ट जनरेट करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि नया डेटा रिसीव हुआ है। अगर 9th बिट 0 है तो फिर ये नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको 0 कर दिया तो फिर अब चाहे 9th बिट 0 या 1 हो, ये पूरा 8 बिट का डेटा रिसीव करेगा और इंटरप्ट जनरेट करेगा। सही है। जैसे हमारे पास 8051 में एरर चेकिंग वाला ऑप्शन था, वैसा सेम यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, एड्रेस डिटेक्शन अनेबल वाला। फिर हमारे पास FERR OERR, एक मिनट डब्ल्यू कॉल वाला तो नहीं था ना यहाँ पे, हाँ ठीक। तो FERR हमारा फ्रेमिंग एरर बिट होती है। तो फ्रेमिंग एरर बिट में क्या होता है कि अगर हमारे जो फ्रेम कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम क्या कर रहे थे हम लोग, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगा रहे हैं, स्टार्ट है हमारी 0, स्टॉप है हमारी 1, ठीक है। अगर ये सही से फ्रेम नहीं हुआ डेटा, मतलब उसने 8 बिट रिसीव करी और 9th बिट उसकी 1 नहीं मिली उसको, या उसको स्टार्ट बिट जो है वो स्टार्ट बिट 0 नहीं मिल पाई, किसी वजह से कुछ और रहा, फ्रेमिंग एरर अगर उसमें आ गया, तो ये एरर, ये वाली बिट 1 हो जाएगी। ये कहेगी भी डेटा जो है वो आया तो है, 8 बिट का डेटा हमने रिसीव तो किया है, लेकिन उसमें फ्रेम उसका सही नहीं था, फ्रेमिंग एरर है उसके अंदर, ठीक है। अगर 0 है तो इसका मतलब नो फ्रेमिंग एरर है, ये स्टेटस बता रही है उसका। OERR ओवररन एरर बिट, ओवररन कब होगा, जब हमारे पास रिसेप्शन बिट जो था, कंप्लीट डेटा TSR में रिसीव हुआ, उसको हमने RX REG में सेंड कर दिया, लेकिन इससे पहले कि RX REG का डेटा कंप्लीट हो पाता, मतलब कंप्लीट का मतलब है कि उसको उसमें से हमने कॉपी नहीं किया, RX REG RC REG रजिस्टर जो है हमारा, उसमें से अगर हमने डेटा कॉपी नहीं किया और नया डेटा आके उसमें कॉपी हो गया, तो ओवररन एरर बिट हमारी 1 हो जाएगी, जो ये बताएगी कि भाई ये जो डेटा तुम्हें मिला है इसका पहले वाला डेटा मिसिंग हो गया है, तो अगर तुम चाहो तो उसको दोबारा से मंगा लो, ठीक है। ये हमारे पास रहता है। बाकी 9th बिट डेटा रिसीव्ड है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन ब्लॉक डायग्राम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे ही हमारे पास स्टॉप बिट ट्रांसमिट होगी तो TSR हमारा नए डेटा TX REG में से लोड हो जाएगा और फिर से जो बिट है वो 1 हो जाएगी, TX IF हमारा वो फिर से 1 हो जाएगा। TRMT बिट इन TX ST रजिस्टर शो द स्टेट ऑफ TSR रजिस्टर। TRMT बिट जो है वो शो करेगी इसका TSR का स्टेटस, कि जब ये खाली होगा तो TRMT हमारी 1 होगी, और अगर इसमें कुछ भी डेटा है तो TRMT हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक। चलो, फिर ये सिंप्लीफाइड ट्रांसमिशन और सिंप्लीफाइड रिसेप्शन ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ट्रांसमिशन का कैसा कि TX REG से 8 बिट आ रही है, TX 9D से 1 बिट आ रही है, और ये हमारा TSR है जो इसको बिट बाय बिट शिफ्ट कर रहा है। रिसेप्शन में क्या होगा कि हमारे पास रिसेप्शन से रिसीव हुई TSR में रिसीव शिफ्ट रजिस्टर जो है हमारा RSR, यहां से हमारे पास रिसीव हुई, इससे बफर में आएगी, और बफर से फिर जो है वो RC REG और RX 9D जो भी है वहां पे हमारा चला जाएगा, ठीक है। यहां से टोटल हो सकता है 9 बिट आए, तो इसीलिए 8 बिट जाएंगे RC REG में, 9th बिट चली जाएगी हमारी RX 9D में। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड रिसेप्शन ब्लॉक डायग्राम हो गया। वैसे आता नहीं है, जनरली आता है तो ट्रांसमिशन का ही आता है, फिर भी कोई बात नहीं। स्टेप्स टू प्रोग्राम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें स्टेप्स हैं। स्टेप्स में सबसे पहली चीज क्या है कि इनिशियलाइज SPREG रजिस्टर, जो हमारा SPBRG रजिस्टर जो बॉड रेट जनरेशन वाला रजिस्टर है, पहले हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे। अगर हाई स्पीड बॉड रेट चाहिए तो फिर BRGH वाली जो बिट थी TX STA में, उसको भी हम लोग 1 करेंगे। सही है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉड रेट जनरेशन, जो क्वेश्चन में बॉड रेट बोला हुआ उसने, तो उस बॉड रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके SPBRG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि SPBRG में कितनी वैल्यू हम लोग को पुट करनी है, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि हाई स्पीड बॉड रेट यूज करना है, तो फिर हम BRGH की वैल्यू को भी 1 कर देंगे, वरना उसको 0 रखेंगे, ठीक है। फिर अनेबल द असिंक्रोनस सीरियल पोर्ट बाय यूजिंग क्लियरिंग द सिंक एंड सेटिंग बिट SPEN, ठीक है। सीरियल पोर्ट अनेबल करनी है, जैसे RCSTA में हमारे पास सीरियल पोर्ट SPN वाली बिट थी उसको 1 करना है, और TX STA में SYNC वाली बिट थी हमारे पास सिंक्रोनस वाली, उसको 0 कर देंगे।
जीरो कर देंगे, इसका मतलब सिंक्रोनस मोड हम लोग यूज नहीं कर रहे, असिंक्रोनस मोड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इफ इंटरप्ट आर डिजायर्ड सेट अनेबल विद टीएक्सआई। अगर आपको इंटरप्ट चूज करने, दोनों मेथड है हमारे पास, कॉलिंग भी यूज कर सकते हैं, इंटरप्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरप्ट यूज कर रहे हैं तो फिर टीएक्सआई जो हमारे पास पीआईई रजिस्टर होता है, पीआईई 1 रजिस्टर में टीएक्सआई बिट को वन करना होगा और जीआई को वन करना होगा इंटकॉन में, और पीआईई को वन करना होगा इंटकॉन के अंदर। ठीक है, इफ 9 बिट ट्रांसमिशन इज डिजायर्ड सेट ट्रांसमिशन टीएक्स बिट टीएक्स9। ठीक है, उसको हम लोग वन कर देंगे, कैन बी यूज्ड एज एड्रेस और डेटाबेस। फिर enable the transmission by setting bit TXEN which will also set bit TXIF। जैसे ही हम लोग ट्रांसमिशन एनेबल करेंगे तो TXIF अपने आप 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा TXIF 1? क्योंकि TXIF 1 तब होता है जब TXRG से डेटा TSR में कॉपी होता है। तो जैसे ही हमने ट्रांसमिशन एनेबल किया वैसे ही TSR ने डेटा फौरन से लिया, किससे किससे लिया डेटा? TSR हमेशा डेटा लेगा TXREG रजिस्टर से, और जैसे ही उसने डेटा लिया TXREG रजिस्टर से फौरन हमारा ट्रांसमिशन इंटरप्ट फ्लैग हो गया 1। ठीक है, इसमें TXIF हमारी हो जाएगी 1। इफ 9 बिट ट्रांसमिशन सेलेक्टेड देन 9th बिट शुड बी लोडेड इनटू TX90। अगर 9 बिट आप यूज करें तो 9th बिट भी डालनी पड़ेगी हमें। लोड डेटा टू TXREG रजिस्टर एंड स्टार्ट ट्रांसमिशन। जैसे हम इसमें डेटा डालेंगे अपने आप ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था राइट अ सी प्रोग्राम फॉर पिकेटिंग टू ट्रांसफर दैट मैसेज ए। सिंपली बस हमें ए कैरेक्टर डालना है, आज का कोड इसका भेजना है हम लोग को। CL 9600 baud rate 8 bit data 1 stop bit, do this continuous, assume crystal frequency 10 megahertz। ये आया पिछली बार तो हमने क्या किया, TXST में हमने पहले 0x20 डाला जिससे हमें लो बॉड रेट सेलेक्ट रहा हमारा। 20 डालने का मतलब है हमारा TXST में सिर्फ हमने ट्रांसमिशन एनेबल किया है, 102 हो गया ये, बाकी 0 ट्रांसमिशन हम लोगों ने एनेबल किया। उसके बाद हमने बॉड रेट सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, बल्कि TXSTA से पहले हम लोग बॉड रेट को ही यहाँ पे जो है SPBRG इसको हम लोग वो करेंगे 1। ठीक है, तो पहले हम लोग SPBRG से बॉड रेट जनरेट कर लेंगे, बॉड रेट को हम लोग सेट करेंगे, फिर TXSTA को अनेबल करेंगे, और TRISC0 इसको हमने ट्रांसमिशन पिन को हमने आउटपुट बना लिया। उसके बाद RCSTA पिन जो CL पोर्ट थी उसको हमने अनेबल किया। तो अब जब हम इसको अनेबल करेंगे तब हमारा डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी TXEN वाली जो बिट हमने पहले ही 1 कर दी है ना, TXEN वाली जो बिट थी हमने पहले 1 किया, ट्रांसमिशन हमने अनेबल कर दिया। लेकिन जब हमारी CL पोर्ट ऑन ही नहीं है तो ट्रांसमिशन अनेबल हो ही नहीं सकता। ये मैंने बताया था ना कि अगर ये वाली बिट 0 है तो आप कुछ भी करते रहिए, कितना ट्रांसमिशन रजिस्टर में डेटा डालिए, TXEN को बार बार 0-1 करते रहिए, लेकिन उससे डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। डेटा कब तक ट्रांसमिट नहीं होगा? जब तक हमारी ये वाली बिट 1 नहीं है, CL पोर्ट जब तक ऑन नहीं है। तो इसको हमने कहा तो CL पोर्ट ऑन हो गई। फिर वाइल अब हमें क्या करना है, फिर TXREG रजिस्टर में G की वैल्यू डालनी है। इसमें A पूछा है, A की वैल्यू डालेंगे, सॉरी यहाँ मैंने G लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू इसमें डालेंगे और फिर हम लोग वेट करेंगे TXIF के 1 होने का। TXIF इज इक्वल टू 0 वाइल। तो हमने यहाँ पे जब तक कब तक है, जब तक ये 0 है, और जैसे ही ये 0 से 1 होगा हम लोग फिर वापस आएंगे यहाँ पर TXREG इक्वल टू G, फिर से हम लोग इधर आ जाएंगे, और जैसे ही हाँ TXIF ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है जब भी TXREG में कोई डेटा डाला जाता है। ये बात याद रखने की कि TXREG रजिस्टर जो है, जो हमारा TXIF फ्लैग है, उसको हम लोग 0 नहीं कर सकते, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। कब क्लियर होता है? जब भी हम TXREG में कोई डेटा लोड करते हैं। तो हमने जैसे ही TXREG में डेटा लोड किया अपने आप यहाँ पे TXIF वापस से 0 हो जाएगा। फिर हम लोग वेट करेंगे उसके 1 होने का, और फिर से यही चलता रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसने कहा है डू इट कंटिन्यूअसली, इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट वाइल लूप में डाल दिया। सही है, एक ऐसा ही प्रोग्राम है मजीदी बुक का, मोहम्मद अली मजीदी वाली जो बुक है उसका ये एग्जांपल 10-12 है। राइट अ पिक्स 18C प्रोग्राम ट्रांसफर मैसेज यस सीरियली एट 9600 baud 8 बिट डेटा 1 स्टॉप बिट, डू दिस कंटीन्यूअसली। कंटीन्यूअसली जब भी आ जाए इसका मतलब हमें वाइल लूप लगाना है वहां पे इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसके लिए अलग से एक जो है सब रूटीन लिख लिया है, वॉइड सीरियल ट्रांसमिशन अनसाइंड कैरेक्टर C। ठीक है, तो अब हमें कोई भी हम इसमें हम लोग जब भी इसको कॉल करेंगे कोई भी नंबर रख के, तो ये उसको ट्रांसमिट कर देगा। कैसे ट्रांसमिट करेगा? हमने बस जैसे ही इधर रखा वाइल पेयर बिट्स TXIF इक्वल्स टू 0, पहले ये वेट करेगा कि जब तक हमारा जो इंटरप्ट फ्लैग है वो 0 है, जब तक वो 1 ना हो जाए तब तक उसमें नेक्स्ट डेटा नहीं डालता। अगर इसको पता लगा कि हाँ वो हमारा 1 है तो क्या करेगा, उसमें डेटा डाल देगा C। ठीक है, जो भी हम लोग दे रहे हैं, फिर वापस चला जाएगा। फिर हमने अगला डेटा को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ Y के लिए कॉल किया तो Y को भेजेगा ये, फिर E के लिए कॉल किया तो E को भेजेगा, फिर S के लिए कॉल किया तो S को भेजेगा, और ये वाइल लूप में तो बार बार इसी को ये भेजता रहेगा। यहाँ पर समझ में आई बात कैसे हो रहा है, बार बार इसको सेंड करता रहेगा ये। तो लेकिन हमें यहाँ पे IF की
TXIF के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जीरो हो जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें TXIG C में, तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा, हम वापस चले गए। अब ऐसा हो गया हम जैसे ही वापस गए वैसे ही फौरन इसने वापस भेज दिया, क्योंकि देखो पहला डेटा तो फौरन ट्रांसमिट हो जाता है मतलब पहला डेटा फौरन TXRG से TSR में चला जाता है। तो हम Y भेजेंगे तो Y फौरन चला जाएगा TSR में, तो इंटरफ्लैग हमारा ऑलरेडी जीरो होगा, हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, हम यहाँ से वापस आए, इसने ई भेजा, अब ई जब वाई चला गया तो ये खाली है, तो हमारा जो ये फ्लैग है वो ऑलरेडी जीरो होगा। तो हम लोग ने TXREG में डाल दिया सी ठीक है, ई डाल दिया हम लोगों ने, मतलब सी का वैल्यू ई हमने डाल दिया। अब हम लोग ई डाल के हम लोग वापस आ गए, अब इसने कहा एस डाला, हम गए एस डालने, लेकिन अब हमने देखा कि वो फ्लैग जो अभी तक वन नहीं हुआ। क्यों नहीं वन हुआ? क्योंकि TSR अभी वाई को सेंड कर रहा है, TSR हमारा वाई को सेंड कर रहा है, तो TSR में वाई है, TXREG में ई है, और हमें सेंड करना है एस। TSR में वाई है, TSR अभी वाई को सेंड कर रहा है, और TXREG में हमने ई डाल दिया। ठीक है, अभी TSR हमारा वाई को सेंड कर रहा है, TXREG में हमने ई डाल दिया, और एस अब हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे TXIF के वन होने का, ये ऑलरेडी जीरो है, इसके वन होने का हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही TSR वाई ट्रांसमिट कर चुका होगा, फौरन ये TXREG से ई ले लेगा, और जब ये ई ले लेगा TXREG से, तो TXREG हमारा खाली हो जाएगा और ये इंटरफ्लैग हो जाएगा वन। तो जैसे ही वन होगा हम आएंगे नीचे और इसमें फौरन से एस डाल देंगे। ठीक है, और ये हमारा काम हो गया, हम वापस चले जाएंगे। यही चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। समझ में आया कैसे हो रहा है? नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो, फिर भी समझ में आया कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ क्या चीज नहीं क्लियर हुई, तो मैं उसको दोबारा से क्लियर करूँ। ठीक है, चलो ये फिर हमारे पास असिंक्रोनस रिसेप्शन के लिए, अगर हमें रिसेप्शन करना है तो वही सारे जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। बॉड रेट हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग RCST रजिस्टर को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमें RCEN वाली जो बिट थी उसको हम वन कर देंगे, है ना। SPEN की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो असिंक्रोनस मोड हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो RCST में हमने 0x20 डाला, 20 डालने का मतलब क्या है भाई RCST में, यानी कि 0010, ये हमारा रिसेप्शन अनेबल हो गया 10, और फिर जीरो, ये सारे जीरो रहेंगे। फ्रेमिंग एरर, ओवर एरर हमने शुरू में तो को दिया नहीं, ये वाली भी हमने जीरो रखी है, कोई 9th बिट हम लोग नहीं दे रहे। एड्रेस अनेबल भी हमने जीरो कर रखा है। ठीक है, जीरो का मतलब कोई चेकिंग नहीं होगी, अगर हमने कोई चेकिंग नहीं करी, हमें सिर्फ डेटा रिसीव करना है तो हम सिर्फ इसको वन करेंगे। ठीक है, ये हमारा है सिंगल रिसीव अनेबल बिट, तो हमने इसको वन कर दिया तो डेटा हमारा रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब रिसेप्शन कंप्लीट होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। RCST हो गया, फिर ट्रिप्स बी को हमने जीरो बनाया। इसको हमने ट्रिप्स बी को हमने जीरो क्यों बनाया? ओके, कोई वजह इसके बनाने की जीरो? ओके, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, पिक्स 18C टू रिसीव बाइट्स ऑफ डेटा CLE एंड पुट देम ऑन पोर्ट B, सेट द बॉड रेट ऑन 9600 8-bit डेटा एंड वन स्टॉप बिट। ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम है। तो हमें पोर्ट B पे डेटा डालना है, इसलिए हमने पोर्ट B को हमने आउटपुट पोर्ट बना लिया। और हम पिक में बाय डिफॉल्ट सारी पोर्ट इनपुट पोर्ट होती है, इसलिए जिसको हमें आउटपुट बनाना होता है सिर्फ हम उस पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाते हैं, जिसको इनपुट बनाना होता है उसको हम छोड़ देते हैं, वो अपने आप इनपुट रहती है। ठीक है, तो वाइल PIR1.RCIF जब तक हमारा रिसेप्शन फ्लैग वन नहीं होता। रिसेप्शन फ्लैग कब वन होगा? जब पूरा एक बाइट हमारी रिसीव हो जाएगी। जब तक ये पूरा रिसेप्शन फ्लैग हमारा वन नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही वन हो जाएगा हम लोग वापस से इसका जो डेटा RCREG का रजिस्टर है उसको हम लोग RCREG रजिस्टर का डेटा हम लोग पोर्ट बी में डाल देंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग इसको डालेंगे RCREG से डेटा लेके पोर्ट बी में डालेंगे, हमारा RCIF अपने आप जीरो हो जाएगा। जैसे TXREG जो फ्लैग है, जब भी हम उसमें TXREG में डेटा डालते हैं तो TXIF हमारा अपने आप जीरो हो जाता है। वैसे ही जब भी हम RCREG से डेटा उठाते हैं, वैसे ही हमारा RCIF जो रिसेप्शन फ्लैग है, रिसेप्शन इंटर फ्लैग, वो हमारा वापस से जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ उसको जीरो करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। यही काम हम लोग बार बार करते रहेंगे। बस हमें मेन चीज क्या करनी है, बॉड रेट सेट करना है, रिसेप्शन को अनेबल करना है, पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाए जिसमें हमें डेटा भेजना है, और बस फिर हमें वेट करना है डेटा के आने का। जैसे RCIF आएगा डेटा को वहां से कॉपी करके पोर्ट पे भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया रिसेप्शन के लिए। फिर आती है हमारी सेकेंड यूनिट, मोड बस। तो मोड बस में हमारे पास, मॉड बस कहते हैं एक्चुअली इसको। तो मॉड बस जो होता है वो प्रोटोकॉल है एक तरीके का। मैंने जो बताया था कि एक तो हमारे पास USART वाली CL पोर्ट है, ठीक है, इसमें भी सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोड दोनों होते हैं, लेकिन एक जो दूसरी पोर्ट है हमारे पास सिंक्रोनस CL पोर्ट, वो बेसिकली वो सिंक्रोनस ही है, उसी के लिए यूज होती है। तो वहां पे हमारे पास मॉड बस, उसको हम लोग मॉड बस भी कहते हैं, उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल में हमारे पास जैसे RS-232 है, RS-485 है, उसके बाद फिर है I2C है, और फिर SPI है। ठीक है, तो आपके यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है SPI मतलब मोड बस का, जिसमें कि SPI है और ये RS-232 मेन है। ठीक है, फिर भी हम लोग तीनों डिस्कस कर लेंगे, RS-232, RS-485 और SPI बस। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास मॉडबस पे RS-232 देखो बहुत पुराना प्रोटोकॉल है उस वक्त में, बल्कि ये तब की बात है जब ट्रांजिस्टर्स भी नहीं थे, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग जो यूज करते थे तो उसमें जो लॉजिक था वो वैक्यूम ट्यूब्स का होता था, उसके अलावा भी चीजें थी। तो उसकी वजह से क्या था कि उस वक्त में वोल्टेजेस बहुत ज्यादा लगते थे। तो यहाँ पे जो इसका लॉजिक था, एक देखो, जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी? प्रोटोकॉल्स की जरूरत ये पड़ी कि दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। अब बाई चांस हो सकता है कि एक डिवाइस हमारा किसी और कंपनी का हो, दूसरा डिवाइस हमारा किसी और कंपनी का हो। तो अब ये डिवाइस जो बना रही है कंपनी अपने हिसाब से बना रही है, ये कंपनी अपने हिसाब से बना रही है। अगर इसने इसका बॉर्ड रेट अलग रखा है और इसका बॉर्ड रेट अलग रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो, एक कॉमन प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं। किसने किसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उस वक्त की जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने सोचा भाई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक सिमिलर मतलब एक कॉमन प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि हम सब के डिवाइसेस एक दूसरे के डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाए, है ना। कि भाई ठीक है, कंप्यूटर अगर किसी और का है, मॉडेम किसी और का ले तो भी काम कर रहा है। वरना क्या होगा कि कंप्यूटर अगर आपने एप्पल का लिया है तो फिर प्रिंटर भी एप्पल का लेना पड़ेगा, जैसे इस वक्त में एप्पल का तो खैर अभी भी यही मामला है, लेकिन बाकी के जैसे डिवाइसेस हैं, क्या आप किसी का भी चार्जर किसी का भी आप किसी भी मोबाइल में यूज कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप के साथ में कोई भी कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया कि क्योंकि एक कॉमन प्रोटोकॉल्स है हमारे पास जो यूज होते हैं सब जगह, ठीक है। तो ये एकदम स्टार्टिंग की बात है। तो स्टार्टिंग में ये चीजें डेवलप हुई, तो उस वक्त में जो स्टैंडर्ड थे लॉजिक के लिए, तो 1 हमारा होता था -3 से -25 वोल्ट तक, और 0 होता था +3 से +25 वोल्ट तक। इस वक्त में क्या होता है लॉजिक, इस वक्त में 0 होता है 0 और 1 होता है 5 वोल्ट। ये टीटीएल लॉजिक है। नॉर्मली ट्रांजिस्टर लॉजिक में 1 हमारा 5 वोल्ट होता है और 0 हमारा 0 वोल्ट होता है। यहाँ पे 1 है, ये उल्टा था। 1 था हमारा -3 से -25 वोल्ट और 0 था +3 से +25 वोल्ट के लिए, ठीक है। रीजन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायर लाइन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस वायर लाइन कम्युनिकेशन है उसमें हम लोग IS-232 यूज करते थे। और उसकी वजह ये भी थी कि अगर मैंने डेटा भेज दिया, सामने वाले ने रिसीव ही नहीं करा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता था, इसको हम लोग कहते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और एक हमारे पास होता था मॉडेम, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ये मॉडेम यूज होता था दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप लोगों ने पुराने टाइम में नेट चलाया हो, तो पहले एक मॉडेम आता था जो फोन लाइन से कनेक्ट होता था, जो लैंडलाइन आती थी घर में, उससे वो मॉडेम कनेक्ट होता था, और फिर हमारा कंप्यूटर उस फोन लाइन को यूज करके, उस मॉडेम को यूज करके इंटरनेट यूज करते थे। अब तो खैर सारी चीजें चेंज हो गई, आप लोगों ने शायद देखा भी ना हो, आपने वो देखा होगा, लेकिन 3G डोंगल आता था पहले। 3G के लिए एक डोंगल आता था इतना बड़ा, उसमें सिम कार्ड लगाते थे, तब फिर जो है उससे हम लोग कंप्यूटर में भी नेट चला सकते थे। स्मार्टफोन से पहले की बात है, फिर स्मार्टफोन सबसे आगे, तो फिर तो फोन से ही हॉटस्पॉट बन के काम चलने लगा, ठीक है। तो ये चीजें उस वक्त में खैर हो रही थी। तो अब ये जो लॉजिक है, ये -3 से -25, +3 से +25, लेकिन अब जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर चल रहे हैं वो किस पे चल रहे हैं, 05 TTL कंपेटेबल पे। तो इसीलिए इसके लिए एक अलग से आईसी आती है, मैक्स 232 या 233 आईसी, जिसको हम लोग वोल्टेज कन्वर्टर कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारे वोल्टेज को, जो 05 वाले वोल्टेज है, उनको इसमें कन्वर्ट करता है, और इसके वोल्टेज को, जब डेटा रिसीव भी हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो जब रिसीव होगा तो इसके वोल्टेज को, जो हायर वाला वोल्टेज है IS-232 का, उसको लोअर वोल्टेज में, हमारे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे टोटल हमारे पास इस टाइप का, शायद आपने ये कनेक्टर देखा हो, DB9 कनेक्टर। मैंने तो देखा है, यूज भी किया है, टाटा वॉकी के साथ भी मैंने इसको यूज किया था सीरियल कम्युनिकेशन में। तो सीरियल पोर्ट होती थी पहले हर उसमें, जितने भी आपके ये ना माउस हैं, कीबोर्ड हैं, ये सब पहले इस कनेक्टर से कनेक्ट होते थे। प्रिंटर के लिए तो और चौड़ा वाला कनेक्टर आता था। तो ये DB9 कनेक्टर है हमारा, ठीक है। इससे ज्यादातर सीरियल कम्युनिकेशन में ही होता था। उसके बाद हुआ फिर PS2 वाली पोर्ट आने लगी। अब तो खैर सारे USB आ रहे हैं, कीबोर्ड माउस सब USB आते हैं, USB से आप लगाइए। वो USB का मतलब भी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो भी सीरियल कम्युनिकेशन ही चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो DB9 में हमारे पास अलग अलग पिंस थी। जैसे डेटा क्या होता है स्टार्टिंग से, मतलब ये कि पहले जो है, अब मुझे कुछ भेजना है तो हम पहले डेटा कैरियर डिटेक्ट करेंगे कि भाई है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो DTR है, ये बताता है भाई डेटा टर्मिनल रेडी, कि मुझे डेटा भेजना है, मैं रेडी हूं। तो फिर उसके बाद सेकंड क्या होगा कि डेटा सेट रेडी। तो इधर से जो है फिर DSE आता है यहाँ पे, ठीक है, डेटा सेट रेडी कर लो अपना। फिर उसके बाद थर्ड में रिक्वेस्ट टू सेंड, ये यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे डेटा सेंड करना है, आप मुझे डेटा सेंड करने दीजिए भाई प्लीज मॉडेम साहब। तो फिर मॉडेम साहब पहले देखेंगे कि लाइन वगैरह आ रही है नहीं आ रही, रास्ता साफ है, फिर वो क्लियर टू सेंड भेजेंगे कि अच्छा ठीक है तुम भेज सकते हो, लाओ डेटा दो, हम भेज देंगे, सही है। तो फिर वो क्लियर टू सेंड करेगा वहां से। फिर उसके बाद डेटा कैरियर डिटेक्ट होगा कि मेरे कैरियर वेव है जिस पे जाना है डेटा, वो है या नहीं है। फिर लास्ट में रिंग इंडिकेटर हमारे पास होता है 6, जिसके बाद मतलब वो डेटा उसमें भेज देता है, ऐसा रिंग इंडिकेटर। तो और एक होता है हमारे पास नल मॉडेम कनेक्शन। ये तो तब है जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग DCE से DTE को कनेक्ट करते हैं, फिर वो चला जाता है। लेकिन अगर हमें दो कंप्यूटर है
और बस उनको ही हमें डायरेक्टली पास पास रखे हुए दोनों को साथ में कनेक्ट करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इसकी TXD पिन को इसकी RxD से कनेक्ट कर देते हैं, इसकी RxD को इसकी TXD से कनेक्ट कर देते हैं और एक कॉमन ग्राउंड इन दोनों को देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिससे कि लेवल जो है दोनों का वो बराबर रहे, तो उसके जरिए से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 लाइन से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये कनेक्शन है पिक का मैक्स 232 के साथ में। हमारे पास यहाँ पे TXD और RxD पिन जो है 2526 वाली पोर्ट C की RC6 RC7, इसको हमने मैक्स 232 की IC से कनेक्ट किया और ये उसको कन्वर्ट कर देगा हायर वोल्टेजेस में। 14 और 13 पिन से हम लोग इसके DB9 कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे नल मॉडेम कनेक्शन में। फिर होता है हमारे पास RS485। RS232 जो था उसकी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स में से उसके ये भी था कि भाई बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, कुछ मीटर्स तक, 10 मीटर 20 मीटर तक। देखा होगा आपने जो वायर्स आती हैं अभी भी लैन की, जो छोटी पैच केबल्स होती हैं या नॉर्मली जो यूएसबी वायर होती है वो 3 मीटर की 2 मीटर की होती है, ठीक है। लेकिन यूएसबी क्योंकि और एडवांस प्रोटोकॉल है तो वो बहुत लंबी भी हो सकती है, उसमें चल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा दूर तक अगर आप किसी डेटा को लेकर के जाएंगे तो वो करप्ट हो जाता था। तो इसके लिए RS485 डिस्कवर हुआ, ये फिर डेवलप करा इन लोगों ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन वालों ने इसको पब्लिश कराया कि भाई ठीक है इसको यूज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2 चीजें हुई। एक तो मल्टीपल रिसीवर, वहां पे था कि एक एंड से दूसरे एंड से सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे एक ही लाइन को यूज करके एक ट्रांसमीटर होगा, मल्टीपल रिसीवर हम लोग वहां पे एस्टेब्लिश कर सकते थे। उसके अलावा फिर ये मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इन ड्राइवर एंड रिसीवर, इट ऑफर्स हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 35 Mbps अप टू 10 मीटर, 10 मीटर तक इसकी स्पीड जो है 35 मेगाबिट पर सेकंड थी। और अगर हम लोग ज्यादा दूर ले जाना चाहें, 1-1.5 किलोमीटर की वायर अगर हम लोग को लगानी है तो फिर 100 kbps की हमारे पास स्पीड इसमें रह जाती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब तो देख रहे होंगे आप कितने GBps की स्पीड चल रही है यूएसबी से, है ना। खैर ये पुरानी बातें हैं, तो स्टार्टिंग में तो चीजें स्लो ही होती है ना। खैर, since it uses a differential balance line over twisted pair, it can relatively large distance. It can be used. It can span relatively large distance up to 4000 feet or just over 1200 मीटर। 1.25 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक हम लोग इसको यूज कर सकते थे। अच्छा, ट्विस्टेड केबल के होने की वजह से ये थोड़ा फायदा रहता था कि नॉइस कैंसिलेशन हो जाता था ट्विस्टेड पेयर में। तो आपस में जो है वो जो नॉइस होता था वो एक डायरेक्शन की वजह से नॉइस कैंसिलेशन इसमें अच्छा रहता था स्ट्रेट केबल के थ्रू, अच्छा स्ट्रेट केबल के बनिस्बत। फिर टोपोलॉजी जो RS485 में, इंटरफेस कैपेबल ऑफ इंटरनेटवर्किंग मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन द सेम नेटवर्क। एक ही नेटवर्क में मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ हम लोग नेटवर्किंग कर सकते थे। व्हेन यूजिंग द डिफॉल्ट RS485 इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट 32 डिवाइसेस टू नेटवर्क, कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 256 डिवाइसेस। 32 डिवाइसेस तक हम लोग लगा सकते थे ट्रांसमीटर रिसीवर, और 256 डिवाइसेस तक भी मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते थे। फिर हमें सबको अलग अलग एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है, उसमें एड्रेस का जो है प्रोविजन था। Repeaters are also available which make it possible to increase the number of nodes to several thousand spanning multiple kilometers, ठीक है। कि अगर मान लो इसकी रेंज है 1-1.5 किलोमीटर है, तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर के बाद रिपीटर लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो 1 किलोमीटर की जगह 2-2.5 किलोमीटर तक हमारी रेंज बढ़ जाएगी। और ऐसे हम लोग मल्टीपल रिपीटर्स लगाते रहेंगे तो ज्यादा हमारी रेंज और ज्यादा चली जाएगी। Implementation is not such much difficult than with RS232. It is the reason why RS485 is so popular with computer, PLCs, microcontroller and intelligent sensors in scientific and technical application. अभी भी मतलब ये यूज होता है कुछ जगह पर, जो मेनली कंट्रोलर डिवाइसेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पर वो लोग सेफ्टी के लिए बस इसको कि भाई ठीक है यूएसबी की तरह नहीं है कि कोई भी आए लगा के चल गया, तो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये कंपैरिजन टेबल है। देखो अगर कुछ भी ना याद रहे, कुछ भी ना याद रहे RS232 और 485 में से, तो ये टेबल जरूर याद कर लेना। एक सिंपल सी टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है इसमें मुश्किल से, ठीक है। तो ये अगर आप टेबल याद कर लेते हैं, ठीक, तो अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं याद रहा आपको, तो एटलीस्ट आप ये टेबल बना करके आएंगे। अगर डिफरेंस नहीं आते टेबल बनाने के, सिर्फ RS232 आता है, तो यही सारे पॉइंट्स आप RS232 के बारे में लिख देंगे कि इसमें -5 VDC मिनिमम होता है और -15 VDC मैक्सिमम होता है, जो डेटा 1 के लिए। और डेटा 0 के लिए हमारे पास 5 VDC मिनिमम होगा और 15 VDC मैक्स होगा। तो 5 से 15 के लिए हमारे पास RS232 में नॉर्मली हमारे पास 3 से 15 था, लेकिन यहाँ 5 से 15 रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। इनपुट लेवल मिनिमम 0 ± 3 वोल्ट DC मिनिमम होना चाहिए, ये हमारे पास वैसा है, लेकिन 3 वोल्ट तक पे भी काम कर जाता है। तो हम यही सारी बातें इसी के सेंटेंसेस बना करके इसमें हम लोग लिख सकते हैं। RS232 के बारे में, 485 के बारे में बोले तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। SPI बस प्रोटोकॉल जो है वो मोटरोला ने डेवलप किया था, ठीक है।
ये क्या करता है, सिंक्रोनस, ये भी सिंक्रोनस, वो भी सिंक्रोनस है सारे, RS-280, 232 और 485 वो भी सिंक्रोनस है। ये में हमारे पास सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है। SPI डिवाइसेस यूजिंग ओनली 2 पिन्स फॉर डेटा ट्रांसफर कॉल्ड SDI एंड SDO, यानी सीरियल डेटा इन, सीरियल डेटा आउट। 2 पिन हमारी बस यूज होंगी डेटा के लिए, 1 पिन हमारी क्लॉक के लिए यूज होगी, सीरियल क्लॉक। क्लॉक भी हमें देनी पड़ेगी ना, सिंक्रोनस में क्लॉक हमेशा देनी पड़ती है, याद रखना, सिंक्रोनस में क्लॉक हमेशा जाएगी साथ में। तो और फिर एक और सिग्नल हम लोग यूज कर सकते हैं चिप सेलेक्ट का या चिप अनेबल बिट का। वो तब है जब हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं एक ही साथ, ठीक है। इसमें ये बहुत अच्छा था कि मास्टर स्लेव सेटअप रहता है, तो एक मास्टर कई सारे स्लेव को एड्रेस कर सकता है। इट यूजेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसफर अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड। इट हैज डेटा वर्ड साइज ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन मल्टीपल बाइट्स, पेजेस और ब्लॉक्स, मतलब एक साथ हम लोग कई सारी बाइट्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिवाइस कैन बी कन्वर्टर्स, मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वो हम लोग इससे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी भी यूज होता है, SPI बस प्रोटोकॉल आज भी यूज होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। The SPI protocol uses serial clock to synchronize the transfer of information one bit at a time, हमारी जा रही है, ठीक है। The most significant bit goes in first। यहाँ पे ये है कि MSB सबसे पहले जाती है, UART में हमारी LSB पहले जाती है, सिंक्रोनस में SSP में हमारी MSB पहले जाती है। During the transfer C must stay high, जब तक हमारा ट्रांसफर है तब तक जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है वो हाई रहना चाहिए। मास्टर से चिप से सिग्नल निकलेगा और वो जाएगा स्लेव। तो स्लेव, अगर हम लोग सिंपल एक ही डिवाइस यूज कर रहे हैं स्लेव, तो हम उस चिप सेलेक्ट को वहीं अपने ही वहां पे उसको VCC से ऐड कर देंगे कि ठीक है तुम रिसीव करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब मास्टर भेजेगा तो रिसीव होगा, नहीं भेजेगा तो कहां से रिसीव कर लोगे, सीधी बात। तो इसीलिए सी मस्ट से हाई जब तक हमारा ट्रांसफर चल रहा है। अगर सी लो हो गया इसका मतलब ट्रांसफर हमारा खत्म हो गया, खत्म कर देगा वो। The information is transferred between the microcontroller and the SPI device in group of 8 bits, where the address byte is followed immediately by the data byte। पहले हमारा एड्रेस जाएगा, अगर हम लोग ने डिफरेंट, मतलब एक ही बस से हमने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं या मेमोरी है उसमें, उसका एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, तो पहले हम लोग एड्रेस भेजेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो एड्रेस जाएगा पहले, सबसे पहले, फिर हमारा डेटा जाएगा। और जो एड्रेस की जो 7th बिट होगी, 7th नहीं सॉरी लास्ट बिट यानी 8th बिट होगी, एड्रेस भी 88 बाइट डेटा जा रहा है ना, मतलब 88 बिट्स हमारी जा रही है, तो 1 बाइट हमारा जा रहा है। तो आखिरी बिट जो होगी वो ये बताएगा कि डेटा राइट करना है या रीड करना है, सही है। तो 7 बिट का एड्रेस हुआ हमारा, एक बिट हमारी राइट और रीड के लिए यूज हो रही। तो 7 बिट के एड्रेस से मैक्सिमम कितने डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? यस, 128 डिवाइसेस मैक्सिमम हम लोग इसको SPI को यूज करके कर सकते थे। लेकिन अब फिर इसको बड़ा भी कर दिया, तो अब 10 बिट के भी एड्रेसेस हो गए, तो उसकी वजह से अब मोर देन 1000 डिवाइसेस भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास दो मोड होते हैं, सिंगल बाइट राइट मोड और मल्टी बाइट बस राइट। कोई खास फर्क नहीं है। क्या होगा कि जब सिंगल बाइट राइट मोड में CE को हम लोग 1 करेंगे, 8 बिट का एड्रेस भेजेंगे, उसके बाद हम लोग 8 बिट का डेटा भेजेंगे, उसके बाद CE को हम लोग कर देंगे 0, ठीक है। 8 बिट डेटा इज शिफ्टेड 1 बिट एट अ टाइम विद ईच एज ऑफ सीएल क्लॉक। सीएल क्लॉक पे हम लोग 8 बिट डेटा भेजेंगे, CE को कर देंगे हम लोग 0। मल्टी बाइट में क्या होगा, हम लोग पहले CE को 1 करेंगे, 8 बिट का एड्रेस भेजेंगे, फिर डेटा भेजेंगे और डेटा भेजते चले जाएंगे। CE को हम लोग 1 रखेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बाइट बाई बाइट, मतलब 8 बिट का डेटा, जहां तो बिट बाई बिट ही रहा है ऑब्वियसली, हम लोग तो बाइट भेज रहे हैं ना सीएल पोर्ट में, वो उसको बिट बाई बिट भेज रहा है। तो एक के बाद एक बाइट हमारी यहाँ पे जाती रहेगी और स्टोर होती चली जाएगी। फ्रॉम देन ऑन वी सिंपली प्रोवाइड कंसेक्यूटिव बाइट ऑफ डेटा टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। एक लोकेशन में एक डेटा सेव हो गया, हमने अगला डेटा भेजा वो अगली लोकेशन में, अगला डेटा अगली लोकेशन में, ऐसे सेव होता चला जाएगा। कब तक होता रहेगा? जब तक CE 1 है। जैसे ही हमने CE को 0 किया, कम्युनिकेशन खत्म। अब अगर हम दोबारा से CE को 1 करेंगे तो पहले हमें फिर से एड्रेस देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पहले जो एड्रेस चल रहा था उसी के आगे वाला कंसेक्यूटिव ऐड कर दो, ना 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 ना। अब अगर हमें दोबारा से देना है, अब अगर हमने फिर से वही काम किया, अगर हम लोगों ने CE को 0 कर दिया, अब अगर हम CE को 1 करें तो फिर एड्रेस हमें दोबारा से देना पड़ेगा। अगर हम CE को 1 ही रखते तो हम जितना भी डेटा देते वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे सेव होता चला जाता, हमें कुछ करने की जरूरत, एड्रेस दोबारा देने की जरूरत नहीं थी, एड्रेस बस एक बार देना पड़ता। समझ में आया? सिंगल बाइट राइट और मल्टी बाइट राइट। सिंगल बाइट में एड्रेस देंगे, डेटा देंगे, मल्टी बाइट में एड्रेस एक बार देंगे, डेटा कई बार देंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है मास्टर और स्लेव सेटअप कैसे होता है। तो मास्टर देखो, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये 3 स्लेव हमने लगा रखे हैं। मास्टर का SDO सीरियल डेटा आउट स्लेव के सीरियल डेटा इन से कनेक्टेड है, और स्लेव का सीरियल डेटा आउट मास्टर के सीरियल डेटा इन से कनेक्टेड है। एक्चुअल में ऐसा कनेक्शन होता है, देखो ये इसमें हमारे पास एक लाइन जो बाहर जा रही है जो SDO वाली, तो इसको हम लोग कहते हैं मोसी, मौसी नहीं मोसी, मौसी मोसी मोसी। मास्टर आउट स्लेव इन, सही, मास्टर आउट स्लेव इन पिन। तो यहां से मास्टर से डेटा आउट जा रहा है, स्लेव के अंदर जा रहा है, और ये होगा हमारा मीसो। मीसो मतलब मास्टर इन स्लेव आउट, तो स्लेव से यहां से डेटा निकलेगा और मास्टर में आ जाएगा। ये दोनों काम करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? मतलब ये है
कि देखो ये एक रजिस्टर है हमारे पास 8 बिट का, ये एक रजिस्टर है स्लेव में 8 बिट का। तो होता क्या है, यहाँ से बिट जाती है और यहाँ जाके स्टोर हो जाती है, और साइमल्टेनियस जब ये बिट यहाँ से निकली यहाँ जा रही है, तभी यहाँ से एक बिट निकल के इधर आ जाती है। तो 8 क्लॉक में इसका पूरा डेटा इधर चला जाता है, इसका पूरा डेटा इधर चला जाता है। समझ आया? मास्टर का स्लेव में, स्लेव का मास्टर में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जो है दो वजह से हो रहा है। एक तो ये कि हमने इसको सीक्वेंशियली कनेक्ट किया है, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि जैसे मैंने एक डेटा भेजा, तो जब हमने डेटा भेजा पहली बार डेटा, तो इसके अंदर कुछ नहीं था, तो हम मास्टर का सारा डेटा इधर जाएगा, स्लेव से क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम अगला डेटा भेजेंगे, अगला डेटा मैंने भेजा, तो यहाँ से क्या ये नेक्स्ट वाला डेटा, और यहाँ पे पुराना वाला डेटा मेरे पास आ गया वापस। तो पुराना डेटा आया तो मैंने चेक कर लिया कि जो मैंने भेजा था वही इसके पास पहुंचा है नहीं पहुंचा। समझ रही बात? भाई हमने उसको जो भेजा उसने कॉपी करके वापस दे दिया, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि हाँ जो इसने दिया है वो वही है जो मैंने दिया था नहीं दिया था। अगर इसने यहाँ से जो डेटा आया हमारे पास वो हमारे पिछले डेटा से मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको बता सकते हैं कि नहीं भाई पिछला वाला डेटा जो गलत था, कम्युनिकेशन डिस्कार्ड करो, दोबारा शुरू करें, दोबारा से पिछले वाला डेटा मैं भेज रहा हूँ, सही। तो ये एरर चेकिंग में भी अच्छा काम आता है, हमारे पास ये रहता है। और उसके साथ साथ क्या है कि भाई साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रहा है, तो 8 बिट में सारा डेटा हमारा यहाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेटा में यहाँ से यहाँ चाहिए, कुछ यहाँ से यहाँ चाहिए, तो एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे हमारे। हमने इसमें से डेटा इसमें डाल दिया, जो हमें डेटा इधर चाहिए वो हमने यहाँ से पुट कर लिया इसमें, और यहाँ से जो भेजना है वो यहाँ पुट कर लिया। तो 8 क्लॉक में साइमल्टेनियसली हमें डेटा सेंड भी हो गया और रिसीव भी हो गया, दोनों काम हो गए, आधा टाइम हमें लगा। हमें ये चल रहा है फुल डुप्लेक्स मोड, बिल्कुल, कि एक ही टाइम में डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। याद है फुल डुप्लेक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो फुल डुप्लेक्स मोड में चल रहा है। समझ आई बात? तो इस टाइप से हमारा काम करता है। एक मास्टर से डेटा जाएगा स्लेव में, स्लेव से डेटा आएगा मास्टर में। क्लॉक हमेशा मास्टर से स्लेव में जाएगी, क्लॉक स्लेव से मास्टर में नहीं आती, क्लॉक हमेशा मास्टर देता है। तो अगर हमारे पास मल्टी स्लेव सेटअप है, ऐसा स्लेव 0, स्लेव 1, स्लेव 2, तो हमने सबके जो एसडीआई वाली पिन है इसकी एसडीओ से कनेक्ट कर रखी है, दिख रहा है रेड वाली सब में जा रही है। ऐसी इसकी जो क्लॉक वाली है वो तीनों को हमने क्लॉक दी, और इनकी जो एसडीओ है वो सारी की सारी इसकी एसडीआई से कनेक्टेड है। तो लेकिन क्या होगा, हम लोग ने चिप सेलेक्ट सिग्नल यहाँ लगा CS0, CS1, CS2। अब हम जब यहां से ये सब CS0, CS1 ये इसकी सीई पिन से कनेक्टेड है, स्लेव की सीई चिप अनेबल पिन जो है उससे। तो जब हमने इसको 1 किया तो ये वाला ऑन हुआ, तब हम जब यहां से आउटपुट देंगे वो सिर्फ इसमें जाएगा और यहीं से हमें डेटा वापस आए, बाकी ये दोनों बंद रहेंगे। जब हमने इसको 1 किया तो यहां से डेटा जाएगा इसमें और बाकी दोनों बंद रहेगी, इसको 1 किया तो ये इसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये ऐसा है कि अगर हमें मान लो 3 डेटा 3 स्लेव पे भेजने हैं तो हमें ट्रिपल टाइम लगेगा, है ना। इसका एक और हमारे पास एक और सोल्यूशन है, एक और मतलब अच्छा कह सकते हैं, एक और अच्छा सोल्यूशन ये है, उसको हम लोग डेजी चेन आर्किटेक्चर। डेजी चेन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सीरियली कनेक्ट कर देते हैं इनसाइड डिवाइसेस को। वो मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, ओके, क्योंकि हमें अभी रजिस्टर्स भी डिस्कस करने, ओके, इसके ऑपरेशन भी डिस्कस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं। फिर भी आप जो है वो यूट्यूब पे चाहे देख सकते हैं, और डेजी चेन आर्किटेक्चर है, फूलिश इंजीनियर की एक वीडियो है बड़ा अच्छा एसपीआई में। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे ये वाली जो हमारे पास पिन है एसडीआई वाली, इसको मैं ग्रीन से ले लेता हूँ, इसकी एसडीओ को इसकी एसडीआई से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके एसडीओ को इसके एसडीआई से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके एसडीओ को हम लोग इसके एसडीआई से, मास्टर के एसडीआई से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे 3 डेटा 3 अलग अलग स्लेव को भेजना था, ठीक है, मान लो डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 था, ठीक है, डेटा 2, डेटा 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा 3 भेजेंगे। जब डेटा 3 भेजेंगे तो डेटा 3 यहाँ से एसडीओ हो जाएगा इसमें एसडीआई में, डेटा 3 D3 आ गया यहाँ पे पहले पहले बार में। और अगली बार में क्या होगा, और यहां से 0 चला गया यहाँ पे, अगली बार में क्या होगा, ये डेटा 2 भेजेगा, तो डेटा 2 तो आ जाएगा यहाँ पर, और यहां से डेटा 3 निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। समझ आई बात? और फिर उसके अगली बार में डेटा 1 भेजेगा, तो डेटा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहां से अगली बार में भेजेगा डेटा 1, तो डेटा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये डेटा 3 यहां से निकल के चला जाएगा यहाँ पर, डेटा 3, और इसमें जो डेटा 2 था वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें कितना टाइम लगा, 1, 2, 3 बार हमने इसे भेजा, 3 क्लॉक साइकिल में हमारे तीनों में चला गया, स्लेव पे भी चला गया, स्लेव 1 पे भी चला गया, स्लेव 2 पे भी चला गया। और हमें अलग अलग चिप सेलेक्ट सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये 3 पिन भी हमारी बच गई। तो 3 क्लॉक साइकिल में हमारे पास तीनों स्लेव पे डेटा हमारा चला गया। इसको हम लोग कहते हैं डेजी चेन आर्किटेक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पिन्स, ये वाली चिप सेलेक्ट पिन जो है वो बच जाती है और कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, सही। चलो फिर आता है इसमें रजिस्टर्स कौन कौन से यूज होंगे। जो हमारे पास पिक में SSP है, MSSP, मास्टर सीरियल मास्टर स्लेव सीरियल पोर्ट जो हमारे पास, सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं कई सारे। तो इसमें टोटल 4 रजिस्टर हमारे मेन है। स्टैटस रजिस्टर है SSP स्टैट, एक हमारा कंट्रोल रजिस्टर होगा SSP con1, एक हमारा बफर रजिस्टर है SSP बफ, ये जो हमारा रजिस्टर है ये
हमारा SSP बफ होता है, बफर रजिस्टर, और एक हमारा SSP SR रजिस्टर, सॉरी ये SR रजिस्टर है, इसके बराबर में एक बफर होता है। हम बफर में डेटा डालते हैं, बफर से SR में जाता है, CLE ट्रांसमिट होना शुरू होता है। जब रिसीव होगा तो पहले यहाँ पे रिसीव हो, जब कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा 8 बिट तो यहाँ से बफर में आ जाता है। ठीक है, कहीं बनाया मैंने नहीं, वो वाला अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, ये है SSP बफ, चलो दिखाएंगे अभी। तो उसके बाद SSP SI शिफ्ट रजिस्टर यूज टू शिफ्टिंग डेटा इन और आउट। बफर रजिस्टर है जो कि हमारा डेटा अगर आ रहा है तो रिसीव होगा, जा रहा है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। When SSP SR register receive complete byte, it is transferred, and when SSP buff is transferred to SSP buffer register, receive हो गया तो बफर में आ जाएगा, and the SSP IF flag bit is set to 1. जब रिसीव हो जाएगा, बफर में डेटा आ गया तो हमारा फ्लैग 1 हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन SSP बफर रजिस्टर इज नॉट डबल बफर्ड। ट्रांसमिशन में डबल बफर्ड नहीं है, जब भी हम SSP बफ में डालेंगे तो वही डेटा हमारा TX-REG में भी चला जाए, मतलब जो हमारा SSP SR है उसके अंदर भी ट्रांसमिट होगा। लेकिन रिसेप्शन में ऐसा नहीं है, रिसेप्शन में जो SSP SR है वो अपना डेटा SSP बफ को दे देगा और फिर दोबारा से अगला डेटा जो है रिसीव करना स्टार्ट करेगा। तो ये रिसेप्शन में हमारा डबल बफर्ड होता है। राइट टू SSP बफ विल राइट टू बोथ SSP बफ एंड SSP SR, क्योंकि ट्रांसमिशन में डबल बफर्ड नहीं है लेकिन रिसेप्शन में डबल बफर्ड रहेगा। फिर आता है हमारा SSP स्टैट रजिस्टर, यानी कि स्टेटस रजिस्टर है। इसमें ये वाली जो 6 बिट है ये रीड ऑनली है, सिर्फ स्टेटस बिट है। ये वाली जो दोनों बिट है ये हमारी रीड राइट बिट होती है। ठीक है, तो SPI मोड में हम लोग देख रहे हैं तो SMP जो है हमारा सैंपल बिट है। मास्टर में हमारे पास इनपुट अगर ये 1 हमने कर रखा है मास्टर मोड में तो सैंपल इनपुट डेटा हमारा सैंपल होगा कब, जब डेटा आउटपुट की लाइन का एंड होगा, मतलब लास्ट वाले फेज में। और अगर ये 0 है तो एकदम स्टार्टिंग जो राइजिंग एज होता है वहां पे ये इसको सैंपल करेगा। ठीक है, स्लेव मोड में ये यूज नहीं होगा। CKE जो हमारा क्लॉक एज बिट है, क्लॉक एज में वही हम लोग राइजिंग एज या फॉलिंग एज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 2 बिट होती है, एक होता है क्लॉक एज सिलेक्शन बिट और एक होता है क्लॉक पोलैरिटी सिलेक्शन बिट। ये होते हैं यहाँ पे CKP, SSP कॉन 1 में एक CKP होता है। तो क्लॉक पोलैरिटी अगर हमने एक्चुअली होता ही है कि देखो हमारे पास क्लॉक एज सिलेक्शन तो आपको पता ही है कि अगर हमने राइजिंग एज लेना है तो ये क्या होगा कि अगर ये 1 है क्लॉक एज सिलेक्शन बिट तो हमारे पास ट्रांजिशन फ्रॉम एक्टिव टू आइडल क्लॉक होगा। अगर ये 1 है तो ये वाले बिट पे काम करेगी अगर ये 1 है। एक्टिव क्लॉक स्टेट हमारी है, आइडल स्टेट ये है हमारी। तो अगर ये 1 है तो फॉलिंग एज पे काम कर रहा है, अगर ये 0 है तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट राइजिंग एज होता है इस पे काम करेगा। लेकिन होता क्या है, अगर हमने ये वाली बिट 1 कर रखी है, क्लॉक पोलैरिटी वाली बिट 1 कर रखी है, तो क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से हमारी क्लॉक हो जाएगी। जो फॉलिंग था वो राइजिंग हो जाएगा, जो राइजिंग था वो फॉलिंग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर हमने क्लॉक पोलैरिटी अपोजिट कर दी तो अब ये 1 होगा तो हमारा राइजिंग एज पे काम करेगा, और जब 0 होगा तो फॉलिंग एज पे। ये वाला जो हमारा ये 0 वाले के लिए ये 0 है और ये हमारा 1 के लिए। ठीक है, CKE अगर हमारा 1 है तो इस पे काम करेगा, 0 है तो यहाँ पे काम करेगा। और ये हमारा CKP अगर 0 है तो हमारी नॉर्मल चल रही है, और CKP अगर 1 है तो ये इन्वर्टेड हमारी क्लॉक हो जाती है। समझ में आई बात? तो अगर CKP 0 है तो ये हमारी आइडियल है, ये एक्टिव है। ठीक है, तो अगर CKP 0 है और CKE हमारा 0 है तो ये आइडियल से एक्टिव, मतलब इस वाले एज पे काम करेगा। अगर CKP 0 और CKE 1 है तो फिर हमारा ये इस वाले एज पे हमारा कम्युनिकेशन काम करेगा, मतलब ट्रांसफर होगा डेटा। और अगर हमारा CKP 1 है और CKE 0 है तो फिर फॉलिंग एज पे डेटा ट्रांसमिट होगा, और CKP और CKE दोनों 1-1 है तो इसका मतलब फिर राइजिंग एज पे हमारा काम होगा। ठीक है, ये हमारे पास CKE और CKP की वैल्यूज है, क्या होता है। फिर DA बार डेटा और एड्रेस बिट है, ये बताता है कि जो CL पोर्ट है उस पर डेटा जा रहा है या एड्रेस जा रहा है, वो ये उसके लिए। अगर 1 है तो डेटा, 0 है तो एड्रेस। P हमारा स्टॉप बिट है, स्टॉप बिट यहाँ पर अगर स्टोर होगी I2C में यूज होगी, उसमें यूज नहीं होगी। SPI में ये भी नहीं यूज नहीं होगी, और स्टार्ट बिट भी I2C में यूज होगी, SPI में यूज नहीं होगी। रीड राइट बार इन्फॉर्मेशन बिट ये भी बाकी सारी बिट I2C में यूज होगी। ठीक है, चलो तो फिर आया हमारा SSP कॉन MSSP सॉरी ये कंट्रोल रजिस्टर है। W कॉल ये होता है राइट कोलिजन बिट। राइट कोलिजन बिट का क्या मतलब है कि अगर हमने ऑलरेडी अपने SSP बफर में डेटा डाल रखा था, ठीक है, अच्छा देखो वो है हमारा सिंगल बफर, यानी कि जैसे हमने बफर रजिस्टर में डाला वैसे ही हमारा डेटा TX उसमें SIR रजिस्टर में भी चला गया और दोनों में सेम डेटा है। अब SIR उसको ट्रांसमिट कर रहा है, अभी ट्रांसमिट पूरा हो नहीं पाया, ट्रांसमिट होगा तो हमारा इंटर फ्लैग 1 हो जाएगा SSP IF वाला।
लेकिन वो ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो पाया, इतने में हमने एक और डेटा डाल दिया एसएसपी बफर रजिस्टर में। एसएसपी बफर रजिस्टर में डालने का मतलब है मतलब हम लोग एसआर रजिस्टर में भी डालने हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट कोलिजन डिटेक्ट हो जाएगा कि नहीं भाई ऑलरेडी एक डेटा था वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, तुमने और एक डेटा डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, राइट कोलिजन हो गया। तो राइट कोलिजन की वजह से ये बिट हो जाएगी हमारी 1। अगर ये 0 इसका मतलब कोई राइट कोलिजन नहीं हुआ, सही सब सही चल रहा है। एसएसपी ओवरफ्लो बिट है हमारे पास है। स्लेव मोड में क्या होगा, एसपीआई का अगर स्लेव मोड है, अ न्यू बाइट इज रिसीव्ड व्हाइल द एसएसपी बफर रजिस्टर इज होल्डिंग द प्रीवियस डेटा। स्लेव मोड में क्या है कि हमारे एसएसपी बफ में पुराना डेटा था, नया डेटा और आ गया, तो उसकी वजह से ओवरफ्लो हमारा 1 हो जाएगा। और अगर ये 0 है इसका मतलब कोई ओवरफ्लो नहीं है। मास्टर में ऐसा होता नहीं, मास्टर में ये होगा कोलिजन वाला, ठीक है। एसएसपी ईएन इसको हमें अनेबल करना है। हाँ, ये एसएसपी ओवरफ्लो रिसीवर ओवरफ्लो इंडिकेटर बिट होती है। और सीकेपी क्लॉक पोलैरिटी वाला हो ही गया। और एसएसपी ईएन, हाँ ये हम लोग को अनेबल बिट, अगर ये 1 है इसका मतलब अनेबल सीएल पोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एससीके एसडीओ, ये हमारी सीएल पोर्ट पिन की तरह वर्क करेंगी। एसएस बार हमारी स्लेव सेलेक्ट बिट है। और स्लेव सेलेक्ट मतलब अगर हम अपने डिवाइस को एज अ स्लेव यूज कर रहे हैं तो इस पे हमें 0 देना चाहिए पड़ेगा। जब कोई और मास्टर हमें यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये 0 रहेगी। जो क्लॉक सेलेक्ट वाली मतलब चिप सेलेक्ट वाली जो पिन थी उसको हम लोग एसएस बार से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसेबल सीएल पोर्ट एंड कॉन्फ़िगर दिस पिन एज आईओ पोर्ट पिन, अगर हमने इसको 0 कर दिया एसएसपी को तो हमारी एसएसपी डिसेबल हो जाएगी, कोई एसएसपी में ना I2C एसपी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, और हमारी जो पिन्स है वो नॉर्मल आईओ पोर्ट की तरह कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। क्लॉक पोलैरिटी वाले का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो 4 बिट है इनसे हम लोग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे कि हमारा मास्टर मोड हमें यूज करना है या स्लेव मोड यूज करना है। उसके अलावा जो एसएस बार वाला पिन है वो कंट्रोल हमें अनेबल करना है या नहीं करना, ठीक है। एसएस बार पिन अगर हमारी कंट्रोल अनेबल नहीं करना है तो फिर हम लोग उसके हिसाब से ये मोड्स देख लेंगे, ये आप लोग चेक कर लीजिए, बहुत कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर मास्टर मोड में हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें क्लॉक भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर स्लेव मोड में तो हमें क्लॉक नहीं देनी, क्लॉक हमें लेनी है, वो हम जो भी आएगी हम लोग ले लेंगे। अगर हम लोग मास्टर मोड में यूज करें तो हमें क्लॉक भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो क्लॉक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सी क्लॉक हमें देनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है FOSC डिवाइड बाई 4, जो मेन माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक है वो हम लोग दे सकते हैं, या उसको और 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 16, और 4 से कर देंगे 64, या फिर हम लोग टाइमर 2 वाले को भी यूज कर सकते हैं। टाइमर 2 कैसा टाइमर होता है, टाइमर 2 ऑटो रिलोड मोड में काम करता है, सही। तो अगर हमने टाइमर 2 को हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग क्लॉक जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो क्लॉक भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्लेव्स को, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्लेव मोड में यूज कर रहे हैं तो फिर हमें क्लॉक तो बाहर से ही लेनी है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग जो एसएस बार वाली पिन है उसको यूज करना है या नहीं करना। अगर हमने उसको कंट्रोल डिसेबल कर रखा है तो फिर हमारा इसका मतलब हम लोग सिंगल स्लेव हमने कनेक्ट किया अपने मास्टर से, हमारा डिवाइस स्लेव है और सिंगल यही कनेक्टेड है, तो जो भी डेटा आएगा हमें रिसीव करना है। लेकिन अगर मल्टीपल स्लेव कनेक्टेड है तो हम लोग एसएस बार वाला पिन जो है वो कंट्रोल वो अनेबल करेंगे। एक मिनट, हाँ एसएस बार यहाँ पे अनेबल करेंगे। अनेबल करने की वजह से क्या होगा कि फिर जो मल्टीपल जब हमें सेलेक्ट करेगा तभी हम लोग डेटा रिसीव करेंगे, वरना रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एसपीआई ऑपरेशन, ये अभी हमने डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग में कि कैसे हमारा ऑपरेशन होता है। क्लॉक सिग्नल हमारा एसपीआई मास्टर से जाएगा, फिर डेटा टू सेंड डेटा फ्रॉम मास्टर डिवाइस राइट बाइट इनटू द एसएसपी बफ रजिस्टर, दिस बाइट विल आल्सो बी रिटर्न इनटू एसएसपी एसआर रजिस्टर। वो डायरेक्टली है तो जो बफ में जाएगा वही एसआर में चला जाएगा राइट करते टाइम। 8 क्लॉक पल्स विल बी ट्रिगर्ड एंड सेंट आउट फ्रॉम एससीके पिन, यहां से 8 क्लॉक पिन जाएंगी, क्लॉक पल्सेस जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, विच विल स्वैप द कंटेंट्स ऑफ मास्टर एंड स्लेव एसएसपी एसआर रजिस्टर, जिसकी वजह से इसका डेटा इसमें चला जाएगा, इसका डेटा इसमें आ जाएगा, ऐसे कर होम के डेटा यहां से यहां आ जाएगा, तो ये डेटा यहां आ जाएगा, ये डेटा यहां आ जाएगा, ठीक है। At the end of the data shift operation, the SSP IF flag of the PIR1 register and the BF flag of SSP stat register will be set. क्या होगा कि लास्ट में हमारे बफर फुल फ्लैग जो है SSP stat का वो हमारा 1 हो जाएगा, और जो SSP IF का PIR1 में जो हमारे पास SSP IF फ्लैग है वो भी हमारा 1 हो जाएगा। ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारे पास जो डेटा मतलब डेटा था वो ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, 1 बाइट हमारी कंप्लीट हो गई। To read data, the master device will perform the same operation, that is write byte into the SSP buffer register to trigger 8 clock pulses to be sent out from SCK pin. ये तब तक हमें राइट करना है, अगर हमें रीड करना है तब भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे SSP SR में मतलब SSP बफर रजिस्टर में हम लोग मास्टर कौन सा है, ये स्लेव है ना, ये रीड मोड का ऑपरेशन दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हमें रीड करना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कोई भी 0 0 डाल देंगे, तो ये 0 0 हमारी यहाँ चली जाएगी और इसका डेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जिसको हम लोग रीड कर लेंगे। Both processors should be programmed to the same clock polarity. Clock polarity दोनों की सेम होनी चाहिए, CKP bit या दोनों की 1 हो या तीनों की 0. So both controller would send and receive data at the same time, whether the data is meaningful or dummy, मतलब
डमी डेटा भी हम लोग भेज सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग रीड करें तो हम लोग डमी डेटा भेज देंगे ताकि बस हमें हमारा कोई भी डमी चला जाए, वहां से डेटा हमारे पास आ जाए, इसको हम लोग रीड कर सके। दिस लीड टू 3 सिनेरियो फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, 3 सिनेरियो हमारे पास क्या है, मास्टर सेंड्स डेटा, जो तीनों सिनेरियो थे कि सिर्फ मास्टर सेंड्स डेटा, स्लेव सेंड्स डमी डेटा, कि हमें सिर्फ ट्रांसमिट करना है, वहां से कोई डेटा नहीं चाहिए। तो स्लेव हमारा डमी डेटा भेजेगा, 0 0 भेजेगा, मास्टर डेटा भेजेगा। और फिर दूसरा मास्टर सेंस डेटा, स्लेव सेंस डेटा, कि यहां से भी हम लोग डेटा भेज रहे हैं और यहां से डेटा रिसीव भी कर रहे हैं, एक ही टाइम में दोनों काम करने हैं, तो दोनों तरफ से डेटा आ रहा है हमारा। ये हो गया बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन हमारा, मतलब क्या कह सकते था हमारे पास फुल डुप्लेक्स वाला, कि यहां से भी डेटा जा रहा है, यहां से डेटा हम सेंड भी कर रहे हैं, यहां से रिसीव भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे मास्टर सेंस डमी डेटा और स्लेव सेंस डेटा, ये रीड ऑपरेशन हो गया, ये राइट ऑपरेशन हो गया, ये रीड ऑपरेशन हो गया, और ये रीड राइट साइमल्टेनियस ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा एसपीआई ऑपरेशन थे। तो यहां पर आकर के हमारी यूनिट 6 कंप्लीट होती है। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हमने बेसिक कम्युनिकेशन डिस्कस किए कि हमारे पास नॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, सीरियल है, पैरेलल है, फिर उसमें भी हमारे पास सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है ना, 3 टाइप के हमारे पास वहां कम्युनिकेशन थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूआरटी वाला सीरियल पोर्ट डिस्कस की कि कैसे हम लोग वहाँ बॉड रेट जनरेट कर रहे हैं, कैसे हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, बॉड रेट जनरेशन का क्या फॉर्मूला रहेगा। फिर हम लोगों ने मॉडबस यूज डिस्कस किया, जिसमें RS-232 जो प्रोटोकॉल थे वो, और उसके बाद RS-485 उसका थोड़ा सा शेयर किया, और उसके बाद हम लोगों ने SPI मोड कैसे काम करता है और वो जो उसकी सीरियल सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट है वो हमारी कैसे काम कर रही है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना, तो ये और फिर लास्ट में हमने एसपीआई का ऑपरेशन भी देखा। अगर सिर्फ एसपीआई ऑपरेशन आता है, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये लिखना है, अगर होता है कि एक्सप्लेन एसपीआई ऑपरेशन, तो आप इतना अगर डायग्राम बना करके आ रहे हैं और ये इतना लिख के आ रहे हैं, तो आपको फुल मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया, कुछ आपको वैल्यू मिलती है इस वीडियो से, आपने कुछ सीखा नया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या आपको लगता है मुझे और कोई टॉपिक इसमें ऐड करना चाहिए था, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।